जय गुरुदेव। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय जनेन्द्र, भारत माता की जय। फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है। आप अपने स्क्रीन्स को ऑन कर लीजिए। मैं अपने गुरुदेव श्री के चरणों में नमन करता हूं और कार्यशाला का शुभारंभ करता हूं। दोस्तों, आप में से कई लोग पिछले रेकी लेवल 1 के बैच में से होंगे और कुछ लोग कल के रेकी लेवल 1 के बैच में से होंगे। और अब हमें ये समझना है कि रेकी में पहला कदम बढ़ाने के बाद क्या दूसरा कदम हमें बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, इसका निर्णय आप लोगों ने लेना है। ये आपने अपनी समझदारी दिखानी है। आप आगे बढ़ते हो नहीं बढ़ते हो, दोनों निर्णय आपके ठीक रह सकते हैं, लेकिन हमने ये समझना है कि हम अपने आप को किसी भी चीज से रोकते क्यों हैं। क्योंकि बात यहाँ पे प्रोस्पेरिटी की चल रही है ना, अब बात समृद्धि की चल रही है यहाँ पे। क्योंकि सबका लक्ष्य रहता है कि उनको कुछ ऐसा सीखने को मिले जिससे कि वो अपने धन से जुड़ी मनोकामनाएं पूरी कर सके या फिर कोई भी अन्य प्रकार की मनोकामना को पूरी कर सके। तो हमने इस बात को समझना है रेकी लेवल 1 करने के बाद कि चलो हमें पता लग गया कि हम एक एनर्जी हैं और वो एनर्जी हमारी कैसी महसूस होती है। हमें आभा मंडल के बारे में पता लगा और हमने एक प्रारंभिक उपचार करना सीख लिया। लेकिन अगर किसी को धन से जुड़ी बहुत गंभीर समस्या है, परिवार में बहुत गंभीर समस्या है कैसी भी, और शरीर में कोई गंभीर रोग है, तो रेकी के द्वारा शक्तिशाली उपचार कैसे किया जाए। क्या रेकी मनोकामना पूर्ति करती है? और अगर करती है तो क्यों करती है, उसके पीछे क्या वैज्ञानिक आधार है, उसका क्या प्रूफ है। कोई भी चीज प्रूफ करने की तब तक जरूरत नहीं पड़ती जब तक उसके पास साइंस है। अगर साइंस है किसी चीज के पास, तो साइंस अपने आप, विज्ञान अपने आप चीख कर चिल्लाकर बोलेगा और आपको बात समझ में आ जाएगी। तो रेकी में हम इस चीज को समझेंगे कि कैसे एक व्यक्ति रेकी शक्ति के द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ति करता है और दूसरों की मनोकामना पूर्ति करता है। उस मनोकामना पूर्ति में धन से जुड़ी हुई मनोकामनाएं आती हैं, पारिवारिक रिश्तों, व्यापारिक रिश्तों से जुड़ी मनोकामनाएं आती हैं और नाना प्रकार की कैसी भी मनोकामनाएं आती हैं जिससे इंसान निराश हो चुका है। मानिए डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए किसी चीज में, आपको या ये समझ नहीं आ रहा अपने जीवन में आपको किस दिशा में जाना चाहिए, या किसी ऐसी समस्या में आप फंस गए हो जिसका कोई निष्कर्ष या रास्ता निकल ही नहीं रहा है, आपने बहुत कुछ कर लिया। तो अब आपको पता लग गया है हर चीज ऊर्जा है, वो जो समस्या है वो भी एक ऊर्जा है। और उस सभी ऊर्जाओं को, गलत ऊर्जाओं को समाप्त करने के लिए हाईएस्ट एनर्जी अब आपके पास है जिसे कहते हैं रेकी। उसको हमने कैसे यूज करना है। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्यों किया जाता है? ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मतलब है परिचयात्मक कार्यशाला। इसमें आपको परिचय दिया जाएगा कि संजीवनी रेकी लेवल 2 में आपके लिए क्या क्या चीजें हैं जिससे कि आप निर्णय ले सकें कि आप इसका चयन क्यों करें। देखो, सबसे पहली बात, अगर कोई भी पढ़ाई अपने आप में संपूर्ण होती तो उसके अगली स्तर की आवश्यकता ही नहीं होती। अगर नर्सरी अपने आप में पूर्ण होती तो एलकेजी यूकेजी से लेकर 12वीं तक बनाने की आवश्यकता नहीं होती। अब जब स्कूल में होते हैं इंसान को जैसे तैसे 12वीं तक पहुंचना होता है, 12वीं के बाद पता लगता है कि इंसान आगे कितना भी बढ़ सकता है। ठीक इसी प्रकार से एनर्जी साइंस में भी यही है। एनर्जी साइंस में भी यही है। अब कोई बच्चा हो तो उसको डांट लगाकर समझाकर सही दिशा में उसको डाला जा सकता है। अब जैसे कोई बच्चा है, आपका कोई बेटा है बेटी है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, आपने थोड़ा सा डांटा और थोड़ा सा उसको समझाया और उसे पढ़ने के लिए बिठा दिया। अगर वो ढंग से नहीं पढ़ रहा है तब दोबारा डांटा, मोबाइल हाथ से छीन लिया उसके, ठीक है, उसको कन्विंस किया कि ढंग से पढ़, एग्जाम सर के ऊपर आ रहे हैं, तेरे नंबर पिछली बार कम आए थे। बड़े होने के बाद सबसे बड़ी समस्या मानव के जीवन में धन की या तन की नहीं आती है। सबसे बड़ी समस्या आती है कि अब वो मनमानी करता है, और मनमानी करने की जब उसको आजादी मिल जाती है तो वो एक जानवर से ज्यादा खाता है।
अब गाय अपना चारा खुद चुन लेती है, जो भी हरी चीज दिखेगी उसको खा लेगी। कुत्ता अपना खाना खुद चुन लेगा, जो उसके चॉइस का खाना नहीं है वो नहीं खाएगा। उसी प्रकार सभी जानवरों, मांसाहारी शाकाहारी और सबके साथ यही है। लेकिन मानव इस चीज में अभी भी उलझा हुआ है कि वो शाकाहारी है या मांसाहारी है। और जब उसके सामने कोई भी चीज खाने के लिए आती है तो उसके ऊपर टूट के पड़ता है। तो अब खाने की आजादी हो गई। जब छोटा बच्चा कुछ भी खाता है तो आप थप्पड़ लगाते हो और डांटते हो, उसके हाथ से छीन लेते हो। अब ये चीज भी आजाद हो गई अपने हाथों से। अब दूसरी बारी आई जब धन की बारी आ रही होती है। अब धन क्या है, इंसान धन तब कमाता है जब वो जवान हो जाता है, उस तब वो क्षेत्र में आता है ना, धन कमाने के लिए। अब बचपन से तो कलम पकड़ना सिखाई है। अब मैं पता है एक बात कहता हूँ, बहुत सिंपल, हो सकता है किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे। एक समझदार और नेक आदमी बनने के लिए आपको आस्तिक या आस्थावान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, या नास्तिक होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एक समझदार इंसान आस्तिक और नास्तिक कैसा भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि आदमी बहुत रिलीजियस हो लेकिन समझदारी उसके पास अट्ठन्नी चवन्नी की भी ना हो। तो जब हम बड़े होते हैं, आधी से ज्यादा दुनिया इस कॉन्फिडेंस में होती है कि मैंने तो पढ़ाई लिखाई करी है अपनी मर्जी की और अब मेरा जीवन सही बीतेगा। लेकिन जब वो असल जीवन में आता है तो उसको पता लगता है धन समृद्धि का नियम ही इस दुनिया में अलग है। उसका उदाहरण होती है आपका अपना जीवन। ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो, बुद्धिमान नहीं हो, नहीं। आदमी कमाने के लिए जाता है, कर्जदार होकर बैठ जाता है। रिश्ते बनाता है, रिश्ते भी लालच में बन रहे हैं। कभी कभार किसी को ये लगता है कि मेरे पास अगर इतना पैसा होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और जिसके जिसके पास उतना पैसा है उसको लगता है कि इसके अलावा ये चीज मेरे पास होती तो मैं सुखी हो जाऊंगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना यहाँ पे? तो ये जो समृद्धि है ये तब आती है जो हमने उसकी तैयारी तब हम करना शुरू करते हैं जब 18-19 साल की आयु तक, 20 साल की आयु तक केवल रट्टाफिकेशन इंसान को सिखाई जा रही है। केवल रट्टाफिकेशन। रटो एग्जाम दो, रटो एग्जाम दो, रटो एग्जाम दो, रटो एग्जाम दो, रटो एग्जाम दो। अगर बच्चा वैज्ञानिक है, बचपन से वैज्ञानिक बुद्धि का है, क्रिएटिव है, तो कुछ ना कुछ क्रिएट करके वो कमा लेता है। लेकिन अगर वो ऐसी फैमिली को या ऐसे पढ़ाई को बिलोंग करता है कि वो रट रट के अच्छे नंबर लाया जा रहा है, तो इस संसार में जब वो आगे जाकर मैदान में कूदेगा तो रट्टाफिकेशन के इस संसार में नंबर नहीं मिलते। इस दुनिया में रट्टाफिकेशन के असल में नंबर मिलते ही नहीं है। तो हमने संजीवनी रेकी लेवल 2 को इस तरीके से डिजाइन किया कि हर इंसान सबसे पहले तो ये समझे, एक तो कि वो कहाँ अपने मेंटल लेवल पर, माइंड की एनर्जी पर, ऑन दैट लेवल वो कैसे प्रॉस्पेरिटी में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, खुद ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। उसका अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कैसे उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है, कैसे उसका ऑरा उसकी धन समृद्धि के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है, कैसे उसका एनवायरमेंट, उसकी हैबिट्स धन समृद्धि के लिए, सफलता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैसे उसके मेंटल ब्लॉक्स उसकी तरक्की में बाधा बनते हैं। जैसे कि एक नौकरी करने वाला आदमी जब 60 साल की आयु के बाद रिटायरमेंट लेता है तो वो रिटायरमेंट उसको ऐसे दी जाती है, अब तो खाली बैठना है जी, है ना, अब तो खाली बैठना है, अब तो कोई यूज रहा ही नहीं है। असल में जो व्यापारी आदमी है ना उसका कभी रिटायरमेंट नहीं होता। असली जिसको धन कमाना आता है, चाहे वो दुकान चलाता हो चाहे कुछ चलाता हो, उसको असलियत पता है इस दुनिया में रिटायरमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। इंसान को किसी भी उम्र में कमाना पड़ सकता है, किसी भी परिस्थिति में कमाना पड़ सकता है। किसी भी औरत को कैसी भी परिस्थिति में कमाना पड़ सकता है। अभी देखो कोरोना काल में तुम प्रॉस्पेरिटी की महत्व को समझो।
अपने जीवन में सारे कान खोलकर इस बात को, इसके महत्व को समझो, धन के महत्व को समझो। यह आपके जीवन में अराजकता फैलाने के लिए नहीं आया है, यह आपके जीवन को काला करने के लिए नहीं आया है। अरे गलत ज्ञान या गलत तथाकथित अध्यात्मवाद वो भी तो मानव को भ्रष्ट कर देता है ना, खराब कर देता है। समझो प्रॉस्पेरिटी के, धन के इंपॉर्टेंस को समझो। कोरोना काल में इतने सारे परिवार में से पुरुष खत्म हो गए, पत्नी पढ़ी लिखी होते हुए भी, महिला पढ़ी लिखी होते हुए भी उसने कभी नौकरी नहीं करी, तो उसको समझ नहीं आया मैं पढ़ाई लिखाई कहां से शुरू, मैं धन कमाना कहां से शुरू करूं। तो खासकर हर औरत को हर उम्र में, आज की तारीख की ये सच्चाई है आपको कि आपका सबसे बड़ा शस्त्र आपका धन है, आपके पास होना चाहिए। अच्छी बात है, कोई पिता ये सोचता है कि मैं अपनी बेटी को अपने पलकों पर रखूं और एक बढ़िया पैसे वाले दामाद के यहाँ इसको भेज दूं, और इसको कभी रोटी राटी की या कमाने की, कभी प्रॉस्पेरिटी की कभी दिक्कत ना आए उसके जीवन में। एक अच्छा पिता ऐसा सोचता है, लेकिन बहुत अच्छा पिता ऐसा नहीं सोचता। बहुत अच्छा पिता हमेशा यही सोचेगा, अच्छी बात है इसको पति बढ़िया मिले, इसके पास धन धान्य की कोई कमी ना हो, लेकिन मेरी बेटी कभी भी हाथ फैलाकर ना रहे कि अभी पति के पास पैसे बहुत हैं तो पैसे दे दो, पैसे दे दो, या पति कम उम्र में मर गया या पति उसका सपोर्टिव नहीं निकला, बेटा जवान हो गया तो बेटे से पैसे मांगे जा रही है, पैसे दे दो, पैसे दे दो। और इसको इस तरीके से नहीं लेना है कि आपको अपने जीवन में पुरुष की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। आदमी को हमेशा जीवन में पूर्ण महिला करेगी और महिला को पूर्ण आदमी करेगा, और दोनों को उनकी गृहस्थी पूर्ण करेगी, उनके बच्चे पूर्ण करेंगे, ठीक है। लेकिन समय आने पे सबसे बड़ा सहारा आपका खुद का पैसा बनेगा। वहीं पे जब दूसरी सोच आती है किसी भी इंसान की कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया जी, अगर उम्र उसकी ज्यादा हो गई, मेरी उम्र ढटती जा रही है, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अब तो क्या पैसा कमाएंगे, या कैसे भी करके पैसा कमा लें। चलो कैसे भी करके वाले टॉपिक में बाद में आएंगे, पहले इस बात पे बात करते हैं, उम्र वाली। तो जो ये आर्थिक आवश्यकता है ना, ये आपकी उम्र के ऊपर दया नहीं करेगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है और कड़वा सत्य है कि ये जो आर्थिक आवश्यकता होती है, ये आपके सफेद बाल नहीं देखेगी, ये नहीं देखेगी कि इसकी किडनी फेलियर हो गया, इसका लीवर फेलियर हो गया है। वो हॉस्पिटल दया नहीं करेगा जिसके यहाँ पे आप एडमिट हुए हो, वो कहेगा आ गया मुर्गा, इसको काट लो, है ना। हाँ, आप मंदिर भी जाओगे, आपकी जेब में पैसे नहीं है तो वहां से आपको बदले में प्रसाद भी नहीं मिलता। बहुत सारे मंदिर ऐसे होते हैं, नाम नहीं लूंगा उनका। हाँ, शमशान घाट भी जाते हैं तो लकड़ियां खरीदनी पड़ती हैं। तो भैया हमने इस बात को समझना है कि सबसे पहले आप ये समझो कि आप तैयार हो भी अपने जीवन में, आप केवल पैसा 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 करे जा रहे हो, हाय पैसा आ जाए, कैसे पैसा आ जाए, कोई जादू करके पैसा आ जाए, कोई शॉर्टकट से पैसा आ जाए। लेकिन क्या आप इमोशनली, लॉजिकली, अपने इंटेलिजेंस के लेवल पर, चेतना के स्तर पर क्या धन के लिए तैयार हो? आर यू रेडी? क्या आप उसके महत्व को समझते हो? और अगर आप उसके महत्व को समझते हो तो आप धन अर्जित कर पाओगे। अगर उसके महत्व को नहीं समझते हो तो संचय किया हुआ धन भी आप मिट्टी कर दोगे। करीबन 20 साल पहले बनारस में मेरे एक गुरु हुआ करते थे, अमरीश शर्मा जी, जो कि देवी उपासक थे और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने 20 साल पहले एक प्रश्न पूछा था कि, एक सवाल उन्होंने मुझे दिया कि एक लाला था बहुत पैसे वाला, उसने तय किया कि मैं एक ऐसा आश्रम खोलूंगा जहां पे 2400 घंटे लोग निशुल्क भोजन कर सकें। तो उसने क्या किया, एक व्यक्ति को, क्योंकि वो काफी व्यस्त रहता था अपने काम कारोबार में, तो एक इंसान को अपॉइंट किया और उसको अपना पैसा दे दिया, जा तू इससे एक नया व्यापार शुरू कर
उस व्यापार में से 10-15%, 20% अपना बचाइयो, बाकी 80% से तू दान दक्षिणा कर दियो, लोगों को खिला दियो, पिला दियो। लेकिन जितना ज्यादा दान होता जाता, वो लाला, उसको तो लग रहा था मुझे पुण्य मिलेगा, लेकिन वो दिन पे दिन गरीब होता गया। पता है क्यों? मैं ये नहीं कह रहा दान नहीं करना चाहिए, सबसे अच्छा कर्म होता है दान करना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, परिस्थिति का पेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पेट है परिस्थिति का। परिस्थिति एक आग की तरह होती है। आग की भूख कितनी होती है बताओ? आग की कितनी भूख होती है? आग कितना खा जाए, कितना खा जाए, आग का पेट इतना बड़ा होता है, वो कितने सब कुछ खा जाएगी लेकिन उसका पेट नहीं भरेगा। आर्थिक संकट इसी समान होता है। वो ना आपका बुढ़ापा देखेगी, ना ये देखेगी कि आप अमीर हो गरीब हो, आप इस कष्ट को सह पाओगे या नहीं सह पाओगे। तो सबसे पहले ये देखो कि आप उस परिस्थिति के लिए तैयार भी हो। क्या आपने अपने आप को तैयार किया है धन के लिए, समृद्धि के लिए? और अगर नहीं तैयार किया है, अगर आप उस स्तर पर, तुम्हारे अंदर शक्ति मर गई है, भावनात्मक स्तर पे आप कहते हो गुरुजी मेरे अंदर मनोबल नहीं है धन कमाने का, आप कहते हो गुरुजी मेरी किस्मत खराब है, आप कहते हो गुरुजी मेरा ग्रह खराब है, आप कहते हो मुझे समझ ही नहीं आता। इस कार्यशाला, इसलिए इस कार्यशाला का नाम हमने रखा है संजीवनी, क्योंकि ये आपके भीतर एक नया जीवन भर देगी। और हम इसी उद्देश्य के साथ इस कार्यशाला को सिखाते हैं कि आपके अंदर सिर्फ रेकी ही ना सीखें, आपके भीतर उन सभी गुणों का संचार हो, धन को लेकर, मनोकामना को लेकर, कि आप किसी भी परिस्थिति में कुछ भी कर सको। मैं उस व्यक्ति को, उस बच्चे को ज्यादा बढ़िया मानता हूं जो कि कम उम्र में अपने बाप को एक चाय की टपरी में सपोर्ट कर रहा है। मेरे घर के पास एक महिला है जिसके 2 बेटे हैं, एक 11 साल का, 12 साल का। माँ चाय बनाती है और बेटे साइकिल में पूरे दिन स्कूल, सरकारी स्कूल से आने के बाद पूरे मार्केट में चाय सप्लाई करते हैं, हंसते खेलते हुए सप्लाई करते हैं। तो जो ट्रेनिंग 20 साल बाद होनी है, उसको अभी से शुरू करो ना, अपने बच्चों के जीवन में अभी से शुरू करो। आप मारवाड़ी बनिया समाज के बच्चों को देखो, बचपन से खेलना सिखाते हैं। पुराने जमाने में आपने कैसी कहानियां सुनी है कि राजा महाराजों के बच्चों को बचपन से युद्ध कला सिखाई जाती थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों को बचपन से कला सिखाई युद्ध की। तो भगवान कृष्ण ने बचपन से साधना की, राम जी ने बचपन से साधना की। तो हम 20 साल बाद तैयारी क्यों करते हैं? सबसे पहली समस्या ये। दूसरी समस्या ये कि मेंटल ब्लॉक क्या होता है, इन सब चीजों के ऊपर बात करना और ये समझना बहुत जरूरी है कि हाउ डू वी क्रिएट आवर ओन ब्लॉकेज। हम अपनी ब्लॉकेज कैसे क्रिएट करते हैं, खुद ही कैसे क्रिएट करते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे हमने बड़े बुजुर्गों की बात की कि एक उम्र के बाद व्यक्ति कहता है अब तो मेरे रिटायरमेंट की एज हो गई, या फिर अब मैं 50 साल का, 60 साल का हो गया, अब मैं कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी की कोई उम्र नहीं होती। और एक सच्ची बात बताऊं, आपको जीवन में जो आत्म संतुष्टि मिलती है ना, वो जो तड़प आपके भीतर है, जिसको आप कहते हो समाज से अपमान मिला, घर वालों से अपमान मिला, या फिर मैं बहुत समस्या में हूं या नहीं हूं, जो भूख आपके अंदर, जो समस्या, जो तड़प आपके भीतर है, वो सारी तभी शांत होती है जब आप जीवन में कुछ अचीव करते हो, कुछ प्राप्त करते हो। और इसीलिए जीवन मिला है कि आप अपने जीवन में अपने आप को दिशा दें, सही रास्ते पे डालें। इतना भी नहीं समझते, मैं कहता हूं आप आध्यात्मिक हो या नहीं हो, लेकिन एक सही और सफल इंसान हो, यह होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एंड ऑफ द डे, मुसीबत के समय पे आपके साथ 2 लोग खड़े होते हैं, या तो आपके पेरेंट्स, किस अच्छा जीवन है, बच्चों को अच्छी परवरिश दिए तो हो सकता है बच्चे खड़े हो जाएं साथ में, हो सकता है खड़े हो जाएं, ठीक है। और दूसरा मैं क्या कहूंगा, वो है धन, पैसा। पैसा खड़ा होगा आपके साथ। पैसा है तो छत है, पैसा है तो इंटरनेट है, मोबाइल है, चीज। यहाँ पे हो सकता है आज बहुत दिनों के बाद मैं थोड़ा सा कई लोगों को
पैसे को लेकर ऐसा साउंड कर रहा हूं कि हाँ ये गुरुओं वाली बात तो नहीं है। अरे गुरुओं वाली बात नहीं है तो फिर कौन सी बात है? ना मैं जंगल में रहता हूं, ना आप जंगल में सीखने के लिए आए हो। आगे बढ़ते हैं। तो जो ये संजीवनी कार्यशाला है, इसके माध्यम से हम एक बहुत प्रमुख उद्देश्य को पूरा करेंगे, उसकी कला सीखेंगे, उसके विज्ञान को समझेंगे, कैसे रेकी के द्वारा हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को फुलफिल करते हैं। इस बार जब आप रेकी सीखोगे तो आप धन से जुड़ी समस्याओं में कैसे आप ब्लॉकेज को रिमूव करते हो, धन से जुड़ी समस्याओं में आप कैसे दूसरे लोगों को सहायता देते हो, और अगर किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में धन से जुड़ी समस्या है तो उससे 7 समुंदर पार बैठे, चाहे आप उससे एक कमरा दूर हो, चाहे एक गली दूर हो, चाहे एक मोहल्ला, एक शहर, एक देश दूर हो, चाहे 7 देशों से आप उससे दूर हो, आप दूर बैठे ही उसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से जुड़ी परिस्थिति में उसको मदद भी करते हो और उसको अचीव भी करवाते हो। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सबसे पहला गोल है इस कार्यशाला का, कि कैसे आपने किसी के जीवन में रेकी शक्ति द्वारा बाधा को समाप्त करना है, बाधा की कैसे जांच करनी है, फिर बाधा को कैसे समाप्त करना है, धन को कैसे उसके जीवन में संतुलित करना है, और जो उसकी मनोकामना है, मानो कर्जा है उसके ऊपर, या जॉब नहीं है उसके पास, या मीटिंग में जा रहा है, या बिजनेस से रिलेटेड उसकी समस्या है, नहीं वो सफल हो पा रहा है उसमें, आप रेकी के द्वारा जब उसकी हीलिंग करोगे तो आप उसको काफी हद तक सबसे ज्यादा मदद दे सकते हो, सबसे ज्यादा मदद दे सकते हो। जितनी भी विद्याएं हैं उन सब में सबसे ज्यादा मदद देते हो आप। तो जब हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं तो हमने ये भी समझना है कि इस कार्यशाला में हम अन्य उस कार्यशाला की तरह बात नहीं करने वाले जो कि अवचेतन मन के नियम, मात्र लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो पूरी दुनिया बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से हम इस बात को समझेंगे कि कैसे आपका कर्म आपको धन की ओर ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है, इस चीज को आप जागरूकता के साथ समझो। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, ध्यान दो। कभी कभार एक बिजनेसमैन को यह लग रहा होता है कि वो जो कर्म कर रहा है वो उसको समृद्धि की ओर ले जाएगा, लेकिन ले जाता है जेल की ओर या फिर कर्जे की ओर। समझे मेरी बात को, है ना? अभी तो वो कर्म कर रहा है बड़ी समझदारी के साथ, उसको लग रहा है मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं, सब मेरे साथ है। लेकिन एंड ऑफ द डे उसको पता लगता है यार मेरे ऊपर तो इतना कर्जा हो गया, या फिर मुझसे ऐसा हो गया कि आज कोई पकड़ने में लगा हुआ है, उसको ढूंढने में लगा हुआ है, पूरा परिवार उसका मुंह देख रहा है, अरे यार तूने ये क्या किया, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और जो था वो भी तूने लुटवा दिया। कैसे हमारी कर्म की ऊर्जा हमें धन की ओर या सफलता की ओर ले जाती है, और जो हम अभी कर्म कर रहे हैं या फिर जो भी हम ऊर्जा पैदा कर रहे हैं अपने मन के स्तर पर, भावना के स्तर पर, नियत के स्तर पर, समाज के स्तर पर, लाइफस्टाइल के लेवल पर, क्या वो नियम, क्या वो ऊर्जा मुझे आर्थिक सफलता की ओर ले भी जाएगी या नहीं ले जाएगी, इस चीज का पता होता है। ठीक उस गृहिणी की तरह जब वो रोटी पका रही होती है ना, तो फिर तवे पे रोटी डालने के बाद उसको अंदाजा पड़ जाता है और एक टाइम सेट हो जाता है कि अगली लोई बनाकर दूसरी रोटी कब तक डालनी है, और पहली रोटी उसमें हटा देती है जलने से पहले। ठीक उसी तरीके से एक बुद्धिमान आदमी जो सफल है वो इसलिए ही सफल है क्योंकि वो समझ पा रहा है कि मैं जो कदम आगे बढ़ा रहा हूं, जो मैं निर्णय ले रहा हूं, ये निर्णय संभवतः मुझे मुझे लक्ष्य तक ले भी जाएगा या नहीं ले जाएगा, या फिर मैं किसी भगवान के भरोसे इस नियम को मैं पालन कर रहा हूं कि चलो जो होगी देखी जाएगी, ये संभाल लेगा।
इस भुलेखे में और इस गलती में कभी मत पड़ना कि मैं तो आंख बंद करके चलूंगा वो संभाल लेगा। ऐसी शक्तियां होती हैं, लेकिन वो भी उतना ही साथ देती हैं जितनी आपकी भावना की शक्ति और नियत काम कर रही हो। तो हमने इस कार्यशाला के माध्यम से इस चीज को समझना है कि जो मैं ऊर्जा पैदा कर रहा हूं, मन के स्तर पर, तन के स्तर पर, कर्म के स्तर पर, आदतों के स्तर पर, ठीक है, डिसिप्लिन के लेवल पर, ऑन वेरियस लेवल्स, वो मुझे धन की ओर ले जा रही है या पतन की ओर ले जा रही है। तो पहला लक्ष्य फुलफिल उसका करेंगे हम, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। दूसरा इसका कार्यशाला का फिर लक्ष्य आएगा, वो है फ्रीडम फ्रॉम इलनेस एंड डिसीज। और वो कैसे, इस बात को समझते हैं। अभी आपने एक ही लेवल 1 की हीलिंग की, वो एक बेसिक हीलिंग है, हालांकि शक्तिशाली हीलिंग है, क्योंकि हम जानते हैं हमने बड़ी शक्ति से आपको सिखाया है और अच्छे परिणाम निकल के आएंगे। लेकिन हम खुद ही कह रहे हैं कि इस मोटरसाइकिल को आप हवाई जहाज मत समझ बैठना, और उस मोटरसाइकिल से हवाई जहाज का काम ही मत लेना। ये तुम्हारी गलती है कि मोटरसाइकिल को आप हवाई जहाज समझ के बैठ रहे हो। मैं तो आपको कह ही रहा हूं, दिस इज नॉट अ एयरक्राफ्ट। ओके, हालांकि औरों के मुकाबले आपको ज्यादा शक्तिशाली तरीके से सीखने को मिला है, ठीक है। अब कैसे, अभी तो हम पहले भी बीमारियों की बात कर रहे थे रेकी लेवल 1 में, उसमें भी हम समस्या की बात कर रहे थे, तो ये कैसे डिफरेंट है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो जो आभा मंडल का शुद्धिकरण आप इतना लंबा करते थे, अब आप 1 मिनट में चुटकी बजाकर किसी के भी आभा मंडल को विद द हेल्प ऑफ सिंबल जो आपको सिखाए जाएंगे, जो शक्तिपात में आपको दिया जाएंगे, बिना शक्तिपात के वो काम नहीं करेंगे। शक्तिपात जो आपको दिया जाएगा, आप उसके थ्रू उस सारी एनर्जी को प्यूरिफाई कर दोगे। एक बारी में प्यूरिफाई कर दोगे, 2 बारी में प्यूरिफाई कर दोगे, यानी जो आपका एफर्ट लगता था, जो रेकी लेवल 1 में एफर्ट लगता था, वो पूरा 70-80% तक शॉट डाउन हो जाएगा। फिर उसी सिद्धांत को प्रयोग करते हुए आप अपनी मात्र रेकी के द्वारा ही किसी के घर की ऊर्जा को भी प्यूरिफाई कर दोगे, ऑफिस की ऊर्जा को भी प्यूरिफाई कर दोगे। अब रेकी लेवल 1 में आपने डायरेक्टली किसी एनर्जी को प्यूरिफाई किया, तो रेकी लेवल 2 में आप कम समय में भी कर रहे हो, ज्यादा, कई गुना ज्यादा पावर से कर रहे हो, क्योंकि रेकी लेवल 1 का जो इनिशिएशन है, जब रेकी लेवल 2 में पहुंचोगे हाथों की एनर्जी और कई गुना बढ़ जाएगी, 3 में पहुंचोगे और तेज हो जाएगी, 4 में पहुंचोगे तो एकदम ऐसी हो जाएगी आपके हाथों की एनर्जी, जिससे आप खुद ही आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो रेकी लेवल 2 में जो आपको शारीरिक उपचार और मानसिक उपचार जो आपको सिखाया जाएगा, उसमें आप दूर बैठे डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा किसी का भी उपचार कैसे करना है, चाहे वो इमरजेंसी में हेल्प करना है, किसी को चोट लग गई, हार्ट अटैक वगैरह कुछ भी हो गया आईसीयू में, तो उसको हेल्प देनी है, या फिर वो एक लंबी बीमारी से जूझ रहा है और आप उसको हीलिंग करना चाहते हो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, तो आपने दूर बैठे ही कैसे उसका उपचार करना है। मन का कैसे उपचार करना है, माइंड के लेवल पे जो ब्लॉकेज है उनको कैसे समाप्त करना है, किसी कोई बुरी आदत है उसको कैसे समाप्त करना है। तो जब आपने ऑरा क्लीनिंग जो आप लंबा चौड़ा कर रहे थे उसको आपने 1 मिनट के भीतर भीतर कर दिया, तो उसके बाद आप चार्जिंग और हीलिंग भी तो कर रहे हो। तो अब आप उसके बाद जो हीलिंग करोगे, जो आपको सिखाया जाएगा प्रतीकों के साथ, आप एक तो प्रतीक की मदद से दूसरे से जुड़ भी जाओगे, और फिर आप जो उसकी हीलिंग करोगे, वो हीलिंग पहले से आप खुद महसूस करोगे कई गुना ज्यादा ताकतवर, और तुरंत परिणाम को, अधिकतर समस्याओं में तुरंत परिणाम को पैदा करने वाली है, इंस्टेंटली। अब इसके बाद बारी आती है, वो है घर परिवार की सुख शांति, रिश्तों में मधुरता। अब वो चाहे रिश्ते हमारे घर परिवार के हों, चाहे व्यापार के हों, चाहे प्रोफेशन के हों, चाहे बिजनेस के हों, किसी भी परिस्थिति के हों,
हमने यहाँ पे ये भी समझना है कार्यशाला के माध्यम से कि कैसे हमारा ऑरा इस तरीके से काम करता है कि अगर वो नेगेटिवली चार्ज्ड है किसी पर्टिकुलर इमोशन से या मेमोरी से, तो आपके ऑरा में जो भी व्यक्ति आप मिलने के लिए जा रहे हो, मानो कोई व्यक्ति है, यहां पे धन की बात करते हैं, चलिए एक बार, कोई व्यक्ति है वो बैग उठाया सवेरे और बिजनेस करने के लिए निकल गया। अब उसने वो ये देखता है वो जिससे भी बात करता है वो उससे इंटरेस्टेड नहीं होता बात करने के लिए, या लगातार उसका हर रिश्ता खराब ही होता है, हर दोस्त उसका खराब ही होता है, या फिर जो भी उसके आवा मंडल के दायरे में आता है वो व्यक्ति रिपेल होना शुरू हो जाता है। वो जो भी डिमांड कर रहा होता है अपने मन में, वो चीज उससे और दूर जाने लगती है। क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियसली एक पैटर्न उसके माइंड में या उसके माइंड से भी अलग एनर्जीज में किसी ना किसी जगह पर जरूर डिजाइंड है, बन गया है, चाहे वो कर्म के कारण बन गया, परिणाम के कारण बन गया, मेमोरी के कारण बन गया, माइंड के कारण बन गया, या एक्सटर्नल एनर्जी के कारण बन गया, या किसी के ब्लैक मैजिक या साइकिक अटैक के कारण बन गया, जिससे वो पूरी तरीके से उसको रिपेल कर रहा है। ठीक उसी तरीके से घर पे ये चीज कैसे लागू होती है कि जब आप गलत संगत में पड़ गए या अपने ही आपको समस्या देना शुरू हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बुरे हो गए, नहीं। अगर किसी ने अपनी बुद्धि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दी है जो कहने के लिए अपना है लेकिन आपको प्रेरित कर रहा है घर परिवार में लड़ने के लिए, तो ये भी एक पैटर्न क्रिएट हो गया जिसको कहते हैं मेमोरी के लेवल पर, माइंड के लेवल पर वो पैटर्न कैसे क्रिएट हो रहा है और वो कैसे काम कर रहा है। तो हम रेकी के द्वारा क्या करते हैं, दूर बैठे ही डिस्टेंस सीलिंग के द्वारा किसी के भी घर में से अगर वो कोई ऐसी ब्लॉकेज है, मानिए वो प्लेनेटरी एनर्जी के कारण है, या ब्लैक मैजिक के कारण है, या जियोपैथिक स्ट्रेस के कारण है, या किसी ने प्रेरित करके घर में लड़ाई कराई है, समस्या पैदा की है, या इंसान की खुद की गलतियों के कारण है, कार्मिक एनर्जी के कारण है, कोई भी कारण है, आप रेकी के द्वारा उस परिवार या दो व्यक्तियों के या फिर दो से ज्यादा अधिक व्यक्तियों के जो आपस में संबंध खराब हो रहे हैं, उस कारण को पूरी तरीके से प्यूरिफाई करके समाप्त करते हो, उस कारण को खत्म करते हो, और फिर रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन देते हो रेकी के द्वारा, और इसके साथ साथ फिर आप रेकी के द्वारा उस रिलेशनशिप को हील करते हो और खुद समय तय करते हो कि इतने दिनों में ये ठीक हो जाए। हमारे एफओएच परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनको हमने मात्र समझा कर ही उनके घर परिवार में सुख शांति कर दी। यह भी एक तरह की हीलिंग होती है। किसी व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि मैं जिस अपने व्यक्ति की बात सुन रहा हूं, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो कोई भी है, और वो जाने अनजाने में मैं तो उसको अपना बेस्ट समझ रहा हूं, लेकिन वो लगातार एक नेगेटिव फीडिंग दे रही हैं, जिससे कि कोई पुरुष या महिला अपने प्रेमी के ऊपर लगातार इमोशनल वॉर करना और झगड़ा करना शुरू कर दे रहे हैं, फूट डालना शुरू कर दे रहे हैं मात्र इन चीजों से। कभी कभार हमने पेरेंट्स को भी समझाया है इस चीज को लेकर कि एक समय के बाद अपने बच्चों की गृहस्थी में अपनी चिंता को डालना बंद कर दो। आज की तारीख में पेरेंट्स का मोह ही नहीं खत्म होता, और जब से मोबाइल आया तो और भी ज्यादा समस्या है। उनको हमेशा यही लगता है कि बच्चे हमारे संकट में हैं, हम नहीं संभालेंगे इनकी गृहस्थी को तो कोई नहीं संभाल पाएगा। भाई उनको केवल इतनी मात्र चीज समझाने से 100 में से कम 10 लोगों की आंखें खुल जाती हैं। यह बात लड़के के साथ भी लागू होता है, तो यह बात लड़की के साथ भी लागू होती है। दोनों को समझना चाहिए कि हमें अपने रिश्तों को अधिकतर अपनों से ही बचाना पड़ जाता है।
तो अगर वो नहीं कर पा रहा है तो रेकी के द्वारा आप ऐसी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं कि अगर वो किसी गलत व्यक्ति के कांटेक्ट में है जो उसके रिश्ते को खराब कर रहा है, तो आप रेकी के द्वारा उस एनर्जी से, उस पर्सन से उसको कट कर देते हो, और वो ऑटोमेटिकली उसके लाइफ से वो खुद निर्णय ले लेता है कि मुझे इससे दूर रहना है, जिसको अब तक वो सही समझ रहा था लेकिन वो सही काम उसके जीवन में नहीं कर रहा था, और सही रिश्ते को वापस जोड़ देते हो। रेकी के द्वारा आप कभी ऐसा वशीकरण या कुछ नहीं कर पाते जिसको वशीकरण या कुछ कहते हैं कि भाई एक अनैतिक संबंधों में दो लोगों को जोड़ दिया। नहीं, रेकी कभी ऐसा काम नहीं करेगी। ये हमेशा घर बसाने का काम कर सकती है, घर तोड़ने वाला काम नहीं करेगी, क्योंकि ये ईश्वरीय ऊर्जा है। अब कोई व्यक्ति है, अभी पहला केस हो गया ये, दूसरा कोई व्यक्ति है जो कि बहुत लड़ता है, बहुत लड़ता है, बहुत कलेश युक्त है, हर जगह पर जाकर लोगों को अपमानित करता है, स्वयं भी अपमानित होकर आता है, किसी नौकरी में नहीं टिकता, लोग उससे नफरत करना शुरू हो जाते हैं, चार लोगों के बीच में बैठेगा, झगड़ा करके ही उठेगा, और वो दूसरों में दोष निकालेगा कि दूसरे गंदे हैं। तो रेकी के द्वारा आप उसकी एनर्जी पे काम करके उसको पीसफुल माइंडसेट देते हो और उसके रिलेशनशिप की एनर्जी को सबके साथ अच्छा करते हो, और आप देखोगे व्यक्ति समझदार होना शुरू हो गया और लोगों के साथ उसके व्यवहारिकता चेंज हो गई है, लोगों के साथ वो प्रेम में रहना शुरू हो गया है। और ऐसे कई प्रकार के रिलेशनशिप अच्छे करते हो आप। जैसे कोई व्यक्ति अपने व्यापार में बैठा है और किसी ग्राहक के साथ अपना रिलेशनशिप, व्यापारिक रिलेशनशिप अच्छा करना चाहता है, तो वो भी ठीक हो जाता है। ठीक है जी। हाँ, अगला लक्ष्य इस कार्यशाला का क्या है? वो है जो बुरी आदतें होती हैं, एडिक्शंस होती हैं और हैबिट्स होती हैं, लत, बुरी लत और बुरी आदतें क्योर करना और आदतों को बदलना। तो यहां पे हमने ये समझना है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। हमारा माइंड क्या है? एक वाइब्रेशन है, एक परिणाम है हमारी जागरूकता का। अच्छा, एक बात बताओ, यहां पे जब मानव मर जाता है तो क्या उसका माइंड जीवित रहता है? अगर यस तो शो मी योर थम्स अप, नो तो शो मी योर थम्स डाउन। हाँ, माइंड जीवित रहता है। तो मेरा अगला प्रश्न ये है, तो जब आप इस संसार में आए और पिछला जन्म जब आपने छोड़ा था, तो उसके बीच का, जब तक आप 5 साल के, 4 साल, 6 साल के नहीं हुए, तो तब तक वो मेमोरी कहाँ गई? अब आप यहाँ पे कहोगे हमारा ब्रेन डेवलप नहीं हुआ था, तो आप ये तय करो कि अगर मन हमारे साथ ही रहता है तो हमें वो याद क्यों नहीं? भौतिक शरीर में आते ही हमारी चेतना शक्ति भौतिक नियमों के अनुसार काम करने लगती है। ठीक है, इस कारण जी, तो मन हमारे पास सदैव रहता है, क्योंकि हमारा तो भौतिक शरीर के अलावा 4 शरीर और होते हैं ना। अब मृत्यु हो गई, भौतिक शरीर मर गया, संसार के लिए मर गए हम, ऐसे तो नहीं मरे। 4 शरीर के साथ अभी भी जी रहे हैं, उसमें एक शरीर मन का है, मन अतृप्त है, वो बार बार पैदा होना चाहता है, उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान तो कभी अर्जित नहीं किया था, लेकिन मोहग्रस्त है कि जल्दी से जल्दी पैदा होना है, बहुत जल्दी पैदा होना है। तो वो ऐसे ही वो आत्मा है ना, कोई भी ऐसा जो भी कहीं पे भी संभोग हो रहा होता है या वीर्यपात हो रहा होता है, जल्दी से जल्दी उस गर्भ का चयन कर लेता है। ठीक है। हाँ, तो क्या होता है, तो ये जो एडिक्शंस वगैरह आती है ना, ये पारिवारिक संस्कारों से भी आती है, पूर्व जन्म के संस्कारों से भी आती है। अब जैसे बच्चे ने बाप को हमेशा शराब पीते देखा है, बचपन से देख रहा है कि पिताजी बहुत शराब पीते हैं, रोज पी के आते हैं और दिन पे दिन घटिया आदमी होते जा रहे हैं, क्योंकि शराब किसी को समझदार तो बनाती नहीं है। कोई आज तक कहानी ये नहीं सुनोगे कि किसी ने रोज शराब पी और वो सफल हो गया। आप यही सुनोगे किसी ने रोज शराब पी, परिवार तबाह हो गया। अब बेटा बड़ा हुआ, अब बेटे ने शराब उठाई हाथ में और शाम को कॉलेज से आता हुआ या दफ्तर से आता हुआ शराब पीते हुए आया। अब यहाँ पे बाप डर जाता है। बाप खुद शराब पीने के लिए हमेशा लड़ता रहा कि मैं तो पीऊंगा, लेकिन जब बेटे ने पी तो डर गया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं
जो तबाही उसको मिली अपनी जिंदगी में, अब इसकी बारी कहीं ना आ जाए, लेकिन अब वो उसको छुड़ा नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपकी बेटी ने बचपन से देखा है कि माँ ने पुरुषों के साथ कैसा बर्ताव किया है, वो जीवन में आने वाले पुरुषों के साथ और अपनी मैरिड लाइफ में वैसे ही बर्ताव करेगी। अगर उसने इस तरीके से देखा है तो वही, अगर बेटे ने अपने घर परिवार में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है देखा है, तो वो उसकी हैबिट बनेगी, वही उसकी। अगर बच्चों ने बचपन से देखा है कि पैसे को लेकर घर वालों का क्या रवैया है, तो धन को लेकर उसकी एडिक्शन और हैबिट वैसी बनेगी, वैसे ही हैबिट उसकी डेवलप होगी। हर चीज को लेकर वैसे ही हैबिट डेवलप होगी, वो पैसे को लेकर वैसा ही सोचेगा। अगर उसके घर में सारे आलसी हैं, व्यसनी हैं, तो बच्चों को आप ये मत सोचो वो चुस्त दुरुस्त निकलेंगे। तो इसके पीछे हमारा जो घर का संस्कार होता है वो भी काम आता है, पिछले जन्म का संस्कार भी काम आता है। मैं एक गीता पढ़ रहा था। गीता का पूरा नाम क्या होता है? क्या होता है गीता का पूरा नाम? भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, है ना? चलो, कितने प्रकार की गीता होती हैं? आपने केवल भगवान कृष्ण की द्वारा जो ज्ञान दिया गया है वो गीता सुनी है। अष्टावक्र गीता होती है, उद्धव गीता होती है, जो उद्धव महाराज ने ब्रह्म ज्ञान दिया, उन्होंने जो ब्रह्म ज्ञान दिया वो गीता होती है। अष्टावक्र ऋषि ने जो ज्ञान दिया उसकी गीता होती है। भगवान दत्तात्रेय ने जो ज्ञान दिया उसकी गीता होती है। भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उसकी गीता होती है। भगवती जगदम्बा ने देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, हिमालय को जो ज्ञान दिया उसकी गीता होती है। यस। तो दत्तात्रेय भगवान ने जो गीता दी उसका नाम है अवधूत गीता। क्या नाम है? अवधूत। जो ये अवधूत बने ना, अवधूत योगी सन्यासी जो आप देखते हो, अघोरी आदि, सन्यास मार्ग का जो सबसे पहले स्थापना करी वो दत्तात्रेय ने। और उन्होंने बड़ा सुंदर ज्ञान था उनका। ये मैं हैबिट और एडिक्शंस को लेकर कह रहा हूं, बहुत सुंदर चीज है ये हैबिट और एडिक्शन के बारे में जो हम बात करें। एक राजा ने दत्तात्रेय महाराज से पूछा कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, आप इतने आनंद में, इतने मौज में रहते हो, इसका क्या कारण है? उन्होंने कहा मेरे आपके गुरु कौन है? राजा ने पूछा आपके गुरु कौन है? जैसे बहुत सारे रेकी वाले जो मुझसे पढ़ के गए हैं वो मेरी तस्वीर नहीं लगाते, मैं कहता हूं लगा भी लेते तो कहता हूं हटा दो। क्यों? क्योंकि दुनिया बहुत चालाक है। वो देखेंगे ना इनका गुरु अभी जिंदा है तो उसी के पास सीखने के लिए आ जाएंगे, तुम्हारे पास सीखने के लिए नहीं आएंगे। तो वैसे ही राजा ने पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? तो उन्होंने 35 गुरु गिना दिए। उन्होंने गाय भी गिना दी, मकड़ी भी गिना दी, पृथ्वी भी गिना दी। मैंने पृथ्वी से संतोष सीखा है, सहना सीखा है। तो एक उन्होंने गिनाई, एक वैश्या भी गिनाई। उस वैश्या का नाम था पिंगला। क्या नाम था? पिंगला। अपने काल की इतनी सुंदर वैश्या बताई जाती थी कि संगीतकार उसके घर के बाहर इंतजार करते थे कि उसको, उसकी सुंदरता देखकर उनको संगीत में प्रेरणा मिलती है। चित्रकार बैठे होते थे कि पिंगला हर दिशा से सुंदर दिखती है, तो वो जिस फोर्स में भी सुंदर दिख रही होती है उसका चित्र बनाते हैं, बहुत महंगा बिकता है। तो ऐसे करके, तो पिंगला ने जब दत्तात्रेय से बात करी तो दत्तात्रेय ने भी ये सोचा कि मैं, भाई इतनी बड़ी नगर वधू है, देखो कितना सुंदर नाम हमारे यहां दिया गया है, इस काम को भी, यह भारत की सुंदरता है। तो दत्तात्रेय ने देखा कि इतनी भीड़ लगी हुई है इस शहर में, इस घर के नीचे, तो क्या बात है। तो उन्होंने पिंगला को देखा, पिंगला ने चंद सवाल करे कि अरे तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तू तो फकीर आदमी है, तू क्या कर रहा है यहाँ से? पता है मेरे पास तो पूरे भारतवर्ष के राजा हीरे हाथी जवाहरात पता नहीं क्या क्या लिए खड़े रहते हैं, तेरे पास क्या होगा? तो दत्तात्रेय ने जब जवाब दिया तो पिंगला उसी समय सन्यासी हो गई। उसी समय गहने उतारे, फेंके, सर मुंडवाया, केश भी काट लिए कि किसी को मेरे केश भी अच्छे नहीं लगे, कि इन इन केशों ने, इस नथनी ने
इस चर्बी ने मुझे खुद खुद बहुत उल्लू बनाया है, मैं तो इसको धन समझे बैठी थी। ये तो आज है कल नहीं है। हैबिट और एडिक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे दत्तात्रेय ने बताया कैसे इंसान को अपनी खुद की हैबिट और एडिक्शन के ऊपर काम करना पड़ता है, तब जाकर उसको भगवत बुद्धि प्राप्त होती है। तो आप चाहे एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहते हैं, आप चाहे आप अच्छा धनपति बनना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपका डिसिप्लिन, आपकी एडिक्शन, आपकी हैबिट पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। बच्चा पूरे दिन खाना खाता रहे और रात को सो जाए, पढ़ाई को हाथ ना लगाए, पास नहीं हो सकता। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो आपको साधना करनी पड़ेगी, भगवत मार्ग पे चलना पड़ेगा। आपको अगर धनपति बनना है तो धन के मार्ग पे चलना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। तो रेकी के द्वारा आप सीधा सीधा अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों लेवल पर उनके पैटर्न्स को चेंज करते हो, और जैसी आप एडिक्शन को हटाना चाहते हो उसको हटा देते हो, और जैसी हैबिट को आप स्थापित करना चाहते हो उस हैबिट को अपने भीतर स्थापित कर देते हो। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं भी हूं। मैं भी हूं। मेरा कम्युनिकेशन स्किल कभी इतना अच्छा नहीं था। ये जो मेरा कम्युनिकेशन स्किल है आज मेरी मदर के कारण है। मेरे पुराने स्टूडेंट इस बात को जानते हैं, पूरा क्रेडिट उनको जाता है। उन्होंने देखा कि ये ऐसा बच्चा निकल रहा है जो कि लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने मुझे कम्युनिकेशन के काम में डाल दिया, धक्का देकर बात कर। लोग इंतजार करते हैं इस चीज का, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर मैं बात करूंगा, अभी तैयारी करता हूं। उन्होंने टाइम ही नहीं दिया। उन्होंने सीधा जिम्मेवारी दी लोगों से बात करने की। तुम समझाओगे लोगों को, तुम उनसे बात करोगे, तुम प्रेरित करोगे, राइट? हाँ। तो हम रेकी के द्वारा एडिक्शन हैबिट्स के ऊपर काम करेंगे। फिर इसके बाद बारी आती है हम रेकी लेवल 2 संजीवनी में अपनी चेतना शक्ति के ऊपर काम करेंगे, जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड मेंटल इंप्रूवमेंट। ये क्या चीज है, इसको थोड़ा समझते हैं। इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिमत्ता, बुद्धिजीवी होना। मेंटल इंप्रूवमेंट यानी कि मन के स्तर पर सकारात्मक बदलाव। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। बुद्धि क्या है? इंटेलिजेंस है। फिर क्या बोला गया? या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्द। विष्णु क्या है? विष्णु को बताया गया, भगवान विष्णु को बताया गया जो ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा जीवन का कारण है, जो हर मानव का, हर प्राणी का चित्त है। तो जब हम ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग से हम ये कह रहे हैं कि मुझे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना है, या देवी से भूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, तो इसको हमने एक और श्लोक से समझना है। ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मुहाय महामाया प्रचति। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि ये जो ऊर्जा है, ये जो शक्ति है, ये हर जीव की बुद्धि है, बुद्धि रूपेण संस्थिता, जो बुद्धि के रूप में हर आत्मा के साथ स्थित है। और दूसरी ओर हम क्या कह रहे हैं? ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रचति, यानी कि ये वो शक्ति है कि जो ज्ञानियों के मन को भी मोह के गहरे गर्त में डाल देती है, बलपूर्वक खींचकर मोह के गहरे में गर्त में डाल देती है। एक तरफ बुद्धि भी है और एक तरफ बुद्धि हरने वाली भी है। तो हमने इस बात को समझना है। तो इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब क्या पैदा होता है, मेंटल इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है। अब इसको समझो। अगर आप किसी आध्यात्मिक क्षेत्र में हो और उस आध्यात्मिक मार्ग में चलने के बाद अगर आप एज एन फादर हो, आप पहले से बेहतर फादर नहीं बन पाए, मन के स्तर पर, सोच के स्तर पर, कर्म के स्तर पर। आप मां हो, आप मन सोच कर्म के स्तर पर पहले से बेहतर मां नहीं बन पाए।
आपके आंतरिक स्तर पर कोई बदलाव नहीं आया। आपने एक मानव के स्तर पर, एक संतान के स्तर पर आप पहले से बेहतर संतान नहीं बन पाए, एक विद्यार्थी के स्तर पर आप बेहतर विद्यार्थी नहीं बन पा रहे हो, आप व्यापारी के स्तर पर बेहतर व्यापारी नहीं हो पा रहे हो आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद। आप जो भी हो, मैं कह रहा हूं, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में हो और अगर आप गुरु शरणागत हो या कोई साधना कर रहे हो, किसी आध्यात्मिक विद्या से जुड़े हो, अगर वो विद्या, वो मार्ग, वो साधना, वो संगत आपको पहले से बेहतर इंसान नहीं बना रही है, आपकी सोच नहीं बदल रही है, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं हो, वो साधना आपके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है। तो रेकी के द्वारा क्या होता है, रेकी है सबसे हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है, हायर माइंड की एनर्जी है, वो सबसे ऊपर की तरंग है, सहस्त्रार से भी ऊपर की तरंग है, वो आत्मा चक्र से भी ऊपर की तरंग है। एक होती है आत्मा, एक होता है, एक होती है महाआत्मा। महात्मा कोई पदवी नहीं है, ये तो पदवी बना दी, बहुत सारे शब्द आधुनिक काल में विकृत हो गए। आत्मा, आत्मा से ऊपर महात्मा, महात्मा से ऊपर परमात्मा, परमात्मा। तो जैसे ऐसे समझ लो, एक समुद्र है, समुद्र से फिर एक नदी है, फिर नदी में से एक तालाब है, एक नाला है, ठीक है। तो वैसे ही अगर वो आध्यात्मिक मार्ग आपको मनुष्य से महामनुष्य और नर से नारायण की शक्ति से नहीं जोड़ रहा है, आपके अंदर रूपांतरण पैदा नहीं कर रहा है, तो फिर वो सही मार्ग नहीं है। तो रेकी के द्वारा तो हमने ये समझना है पहले, तो रेकी जो है, हम उसी एनर्जी को रेकी या ब्रह्मांडीय तरंगे बोलते हैं या ईश्वरीय तरंगे बोलते हैं, जो चेतना के स्तर पर, ब्रह्मांडीय चेतना के स्तर पर सबसे ऊपर स्थित करती है, द क्रिएटर ऑफ ऑल। और जब उसका प्रकाश किसी भी आत्मा पे पड़ता है तो उसकी पार्श्विक गुणों से उसको मुक्ति मिलती है, अपने आप, अपने आप मिलती है। हृदय परिवर्तन अपने आप होने लगता है, अपने आप हृदय परिवर्तन होता है, एक घटनाक्रम आपके भीतर एक होना शुरू हो जाता है। आप सोचते हो, जैसे ध्यान लगाने पे कई कहते हैं ना, ध्यान लगाया गुरुजी, आंखों से आंसू अपने आप बह रहे थे। हमने रोने वाली बात तो कुछ कही नहीं ना, कोई कह रहे हम अपने आप ही आनंदित हो गए जी। हमने तो आपको कोई म्यूजिक नहीं सुनाया, ना कोई आपको कोई दवाई दी, ना आपको हिप्नोटाइज किया, ना कुछ किया, हिप्नोसिस का प्रोसेस भी नहीं करवाया, कुछ नहीं कराया। तो हमने आपको एक तरंग से जोड़ा और वो घटनाक्रम आपके भीतर होने लगा। जैसे अभी आप बाजार से बीजों का पैकेट लेकर आए, सीड्स, वो अभी पैकेट में पड़े पड़े तो नहीं खिल रहे ना, जब तक पैकेट में रखे हुए हैं तब तक उसके अंदर कोई अंकुर पैदा नहीं हो रहा। लेकिन आपने उन, अब पैकेट लेकर आए 10, 5, 10, 20 रुपए का, आपने उसको खोला, मिट्टी में डाला और परिस्थिति से जोड़ दिया, अब आप देखोगे उसके अंदर जीवन पैदा होना शुरू हो गया। वैसे ही आपके भीतर एक परिस्थिति नाचनी शुरू हो गई। तो जैसे ही आप रेकी के प्रकाश से या भगवत प्रकाश से जुड़ते हो, आपके भीतर तन मन के स्तर पर और चेतना के स्तर पर अपने आप बदलाव आता है। आपकी बुद्धि पहले से बेहतर हो जाती है, आपका मेंटल इंप्रूवमेंट भी पहले से बेहतर हो जाता है। आप देखते हो ज्ञानी व्यक्ति, उसका अपने हर शब्द के ऊपर काबू होता है ना, वही आप है। चलो आपके ऊपर उदाहरण लेते हैं, आप सारे के सारे यहां बड़े बैठे हुए हो, अपने कॉलेज टाइम को याद करो। कॉलेज टाइम में आप जब औरत या आदमी को देखते थे तब आप क्या सोचते थे? कॉलेज टाइम पर जब आप कोई निर्णय लेते थे, पार्टीज में जाते थे, या जीवन को लेकर आप क्या सोचते थे? आज आपकी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। आज उसकी वो रिक्वायरमेंट, आपकी वो रिक्वायरमेंट नहीं रही है। जब आप छोटे थे, किसी खिलौने के पीछे अपने माँ बाप से लड़े होंगे, आज आप इतने बड़े हो गए हो, वही खिलौना आपके माँ बाप आपको लाकर दे दें या मैं लाकर दे दूं, तो वो खिलौना आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन कभी आप उस खिलौने के लिए रोए थे। उसको कहते हैं बुद्धिमत्ता, बदल जाना, बदलाव हो जाना। आपका बोलने का तरीका बदल जाएगा, आपके सोचने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपकी चाल ढाल, लोगों से रिएक्ट करने का तरीका आपका बदल जाएगा। आप जिन चीजों पे पहले रिएक्ट करते थे, बहुत जल्दी रिएक्ट करते थे, क्रोधित हो जाते थे, रो पड़ते थे, 4-4 दिन तक कलपते रहते थे, वो चीजें ऐसे आपके पास आकर, जैसे कोई माचिस को जलाया और पानी में डाल दिया और माचिस बुझ गई,
लेकिन पहले आप पेट्रोल थे, दोनों तरल पदार्थ हैं। पहले आप पेट्रोल थे, किसी ने माचिस जलाई, आप में डाल दी और आप जल उठे। अब आप जल के समान शीतल हो गए, और अब किसी ने माचिस जलाई, आप में डाली, माचिस स्वयं बुझ गई, लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगली चीज है प्रोटेक्शन। रेकी लेवल 2 में हम ये समझेंगे कि हमारा आभा मंडल एक प्रोटेक्शन शील्ड होते हुए भी कैसे वो कभी कभार हमारी गलतियों के कारण कमजोर पड़ जाता है या विकृत हो जाता है, जिस कारण भारी तरंगें उसको घात पहुंचा देती हैं, नुकसान पहुंचा देती हैं, जिसके कारण व्यक्ति बीमार भी पड़ता है, एक्सीडेंट से भी मिलता है, और अनवांटेड सिचुएशन से भी मिलता है। हालांकि आभा मंडल का काम ही सुरक्षा देना है, और आभा मंडल मजबूत है तो अन्य किसी सुरक्षा कवच की आवश्यकता नहीं है। तो लिटरली आप किसी जैविक या निर्जैविक वस्तु को रेकी के द्वारा एक प्रोटेक्शन शील्ड देते हो, और प्रोटेक्शन शील्ड भी अलग अलग तरह की होती है। ये एक ढाल होती है, जैसे एक ढाल जो शरीर के ऊपर पहनी किसी योद्धा ने, किसी वॉरियर ने, कि कोई गोली उसको लग ना सके। और पुराने जमाने में शरीर के ऊपर भी ढाल पहनते थे, तलवार से बचने के लिए, भालों से बचने के लिए हाथ में भी ढाल रखते थे, हाथ में भी ढाल रखते थे। फिर उसके बाद उस राजा को, जो व्यक्ति जितना इंपॉर्टेंट है, सेना उतनी ज्यादा उसको घेर के रहती थी कि सिंपल आदमी, नॉर्मल आदमी मर जाए लेकिन इंपॉर्टेंट आदमी ना मरे। तो वैसे ही ये जितने भी हमारी लिविंग या नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सब का एक कवच होता है, ऊर्जा का कवच होता है। और रेकी के द्वारा हम उनको नाना प्रकार के उद्देश्यों से पर्टिकुलर टाइम तक और पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के साथ एक खास प्रकार के कवच में डालते हैं। अगर आदमी मरणासन हो रखा है, आईसीयू में पड़ा है, उसको एक खास प्रकार का कवच दिया जाता है जिससे कि बाहर की आपको नेगेटिव एनर्जी उसको इंपैक्ट ना कर सके। कोई व्यक्ति लड़ने जा रहा है किसी से, किसी विवाद में जा रहा है, जैसे कि थाने में जा रहा है, पुलिस थाने में या कचहरी में जा रहा है, या ऐसी सिचुएशन, अनवांटेड सिचुएशन में जा रहा है जहां पे उसको सामना करना पड़ेगा किसी का, तब किस तरह की रेकी उसको कैसे प्रोटेक्ट करती है। आप किसी को बचाना चाहते हो, गलत संगत से अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, प्लानिटरी एनर्जी से अगर आपने अपने आप को बचाना है, या अपने परिवार को या अपने घर को बचाना है, या किसी को बचाना है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन शील्ड कैसे देनी है, ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन शील्ड कैसे देनी है, स्पिरिट अटैक में कैसे आपने प्रोटेक्शन शील्ड देनी है, किसी की हीलिंग कर रहे हो अपने आप को और उसको कैसे प्रोटेक्शन शील्ड देनी है, आदि आदि नाना प्रकार के प्रोटेक्शन शील्ड देना आपको इसमें सिखाया जाएगा। माफी चाहूंगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? ऑल राइट। अगला लक्ष्य है इस कार्यशाला का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा चैप्टर आएगा, वो है मनोकामना पूर्ति, विश फुलफिलमेंट एंड मैनिफेस्टेशन। इस कार्यशाला के माध्यम से हम इस विषय पर आएंगे, और इस विषय के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि कैसे मनोकामना पूर्ति होना ब्रह्मांड का एक अकाट्य नियम है, जो आपके जीवन में, आपके फेवर में 2400 घंटे जन्म जन्मांतर काम कर रहा है। हम ये समझेंगे कि कैसे मनोकामना पूर्ति का जो ये नियम है, अगर ये जन्मजात मेरे जीवन में काम कर रहा है, तो मेरी मनोकामना क्यों नहीं पूरी हो रही है, उसमें हम कैसे बाधा पैदा कर रहे हैं, एक्सटर्नल एनर्जीज उसमें कैसे बाधा पैदा कर रही हैं, और उसको रेकी के द्वारा उस बाधा को हम डिलीट करेंगे, इरेज करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, और फिर कैसे हमने मनोकामना पूर्ति की हीलिंग करनी है, ग्रिड कैसे लगानी है, मनोकामना पूर्ति की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए, वो भी दूर बैठे ही, डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा मनोकामना पूर्ति। अगला विषय आएगा इसमें, वो है अनलॉकिंग
and activation of psychic abilities. तो इस विषय के अंतर्गत हम एक सिद्धांत को समझेंगे जिसको कहते हैं ब्रेन वेव्स। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, आप सब अपने कैमरास को ऑन करें। आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि जब वह किसी को याद कर रहे होते हैं और 1 मिनट में उसका फोन आ जाता है? एक बार हैंड रेस करके बताएं। ये सबके साथ होता है, ठीक है? हाँ। क्या ये तुक्का है? और अगर ये तुक्का है तो ये जीवन में 1 बार 2 बार मैक्सिमम 3 बार हो जाता, लेकिन ध्यान दो ये आपके साथ रोजमर्रा जिंदगी में होता है, रोजमर्रा जिंदगी में होता है ना? नॉर्मल रूटीन में ये हमारे साथ होता है। हमने किसी को याद किया और हम तुरंत उसकी उम्र बढ़ा देते हैं, अरे बड़ी लंबी उम्र है तेरी, तुझे अभी याद ही कर रहा था। अच्छा, एक और भी चीज होती है बहुत लोगों के साथ, वो है होने वाली घटना का अपने आप ही पूर्वाभास हो जाता है। एक गट फीलिंग उसके भीतर आती है कि ये काम तो नहीं होगा, या फिर कुछ बुरा होने वाला है, या फिर सपने में होने वाली घटना के संकेत मिल गए, सपने में होने वाली घटना के संकेत मिल गए, जन्म और मृत्यु के संकेत मिल गए। अधिकतर लोग मोर देन 50% इस दुनिया में इंट्यूटिव पैदा होते हैं, और ये जो इंट्यूशन माइंड है हमारा, ये हाईएस्ट गॉड गिफ्ट है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे, उन्होंने 2 चीजें समझाई, इंसान के जीवन में कमी धन की नहीं है, इंसान के जीवन में कमी है उसको ये प्रेरित करने की कि इंट्यूशन और इमेजिनेशन उसके जीवन में सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ी काबिलियत है। और यही बात निकोला टेस्ला ने कही। निकोला टेस्ला ने कहा एवरीथिंग इज एनर्जी। अगर आपको ब्रह्मांड के सारे रहस्य समझने हैं तो हर चीज को ऊर्जा के रूप में समझना शुरू करो। इस कारण आपको रेकी लेवल 1 में लिटरली फील कराया गया कि एनर्जी, निर्जीव वस्तु की ऊर्जा कैसी होती है, जैविक वस्तु की ऊर्जा कैसी होती है, जिससे यह बात आपके लिए केवल एक मुहावरा ना बन के रह जाए। तो हमारा जो ये शरीर है, आप इसके बारे में कितना जानते हो? आपसे ज्यादा जानता होगा कोई डॉक्टर जो सर्जन है, वो सबसे ज्यादा शरीर के बारे में जानता होगा। कोई ब्रेन सर्जन है, वो ब्रेन के बारे में सबसे ज्यादा जानता होगा। लेकिन आपके शरीर में कितनी भी काट छाट करी जाए, आपके शरीर में माइंड है? आपके पास माइंड है? बताओ। शरीर को काटे तो माइंड है उसमें? माइंड एक परिणाम है आपकी दिमागी व्यवस्था का, आपकी कॉन्शियसनेस का एक परिणाम है। बुद्धि है आपके पास? हाँ और ना कहने में दोनों में संकोच है। ना कहे तो अलग बात है, हाँ कहे तो अलग बात है। हम अपने बारे में, एक आम आदमी कितना जानता है कि भाई ऑफिस से जाना है, महीने में सैलरी आएगी, नहीं ढंग से काम किया तो जॉब चली जाएगी, या व्यापारी है तो टाइम पर दुकान जाना है, माल खत्म हो रहा है, कौन सा माल खत्म हो रहा है लिस्ट बना लो, ऋण की टिकिया खत्म हो रही है, बेसन खत्म हो रहा है, इस इलाके में कौन सा माल ज्यादा बिकता है, और अगर स्टूडेंट हो तो फलाना सब्जेक्ट याद रखना है जिससे इतने नंबर आ जाए। तो लगातार हमने 2-3 चीजों के ऊपर ही काम किया, वो है 2 एकम 2 4 कैसे होता है, 4 होता है, और किसी चीज को याद कैसे रखना है। दैट्स इट। इससे ज्यादा मानव ने, बहुत कम मानवों ने इस बात को सोचने की पहल करी कि मैं एक मेमोरी से ऊपर भी कुछ हूं। और जो इस चीज को समझता है कि मैं मेमोरी से ऊपर भी कुछ हूं, वही इन्वेंशन कर पाता है किसी चीज को, वही इन्वेंशन कर पाता है। सोचो वो इंसान कितना यूनिक होगा जिसने कभी ये सोचा होगा कि इंटरनेट जैसी कोई चीज हो सकती है।
पूरे जगत में उसका दिमाग कैसा रहा होगा? क्या वो कोई अवतार रहा होगा वो व्यक्ति? उसको इंटरनेट कैसे मिला होगा? झाड़ू लगाते हुए इंटरनेट मिल गया होगा, अरे बिस्तर के नीचे इंटरनेट गिरा हुआ मिला है। अरे इंटरनेट के बारे में तो पहले ही वेदों में कहा हुआ है, शास्त्रों में कहा हुआ है। इंडिया की आदत है ना हर चीज में, हर चीज वो वेद में कहा हुआ है, शास्त्र में कहा हुआ है, कुरान में कहा हुआ है, बाइबल में कहा हुआ है। और ये सारी कुछ योगदान मानव जीवन के संरचना में या फिर उसको सुलझाने में नहीं कर पा रहे। इंट्यूटिव माइंड केवल इतना काम नहीं करता है कि आपको होने वाली घटना का पूर्वाभास करवा दिया। इंट्यूटिव माइंड ही आपको हाईएस्ट इंटेलिजेंस देता है, आपको हाईएस्ट सॉल्यूशन देता है। हाईएस्ट सॉल्यूशन, एक व्यक्ति होता है जिसके पास किसी समस्या का समाधान नहीं होता। एक व्यक्ति ऐसा होता है उसके पास हर समस्या का समाधान होता है, हर परिस्थिति में उसके पास पहले से ही आंसर होता है, हर चीज का गाइडेंस होता है। उससे पूछो कहां से आ रही है। रामानुजन, रामानुजन का नाम सुना है? स्वामी रामानुजन का, जो गणितज्ञ हुए थे। उनसे पूछा गया जब वो विदेश गए, तुम्हें ये इतना सारा गणित आता कहां से है? उनकी कैलकुलेशंस को आज भी केवल 15% ही डिकोड कर पाए हैं वैज्ञानिक, इससे ज्यादा डिकोड नहीं कर पाए हैं। वो कहते हैं मेरी देवी मुझे बताती है। तो कोई गणित की देवी है? वो देवी उपासना इंट्यूटिव माइंड में परसीव करने का एक रास्ता था। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन आए हैं। कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है, सपने में हनुमान जी ही आएंगे और मार्गदर्शन देंगे। कोई व्यक्ति मुझे प्रेम करता है तो सपने में मैं ही दिखाई दूंगा, अन्य गुरु नहीं दिखाई देगा। कोई व्यक्ति जीसस को मानता है तो उसके सपने में मां आदिशक्ति जगदम्बा नहीं आएंगी, जीसस ही आएंगे। इंट्यूशन माइंड भगवान की एक ऐसी व्यवस्था है, तू जिस रूप में जैसा सोल्यूशन चाहता है मैं तेरे को वैसे उस रूप में वैसा सोल्यूशन दे दूंगा और वैसा ही तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। तो इंट्यूशन माइंड जो होता है वो हाईएस्ट सॉल्यूशन वाला माइंड होता है, और दूसरा हाईएस्ट क्रिएटिविटी वाला माइंड होता है। हाईएस्ट क्रिएटिविटी वाला माइंड, किसने सोचा होगा कि टीवी कैसे बनाना है, या फिर ऐसी मैं एक चीज बनाऊं कांच की जिसके ऊपर सब कुछ दिखाई दे और जो भी चाहे हम उसके ऊपर देख लें, ठीक है, फिर उसके हम एक केबल बनाएंगे जिससे ये जुड़ जाएगा। इंट्यूशन माइंड प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है रिसर्च करने के लिए और इन्वेंट करने के लिए रास्ता दिखाता है। तो इस विज्ञान को हम समझेंगे जिससे कि आप अपनी और अपने बच्चों की और इंट्यूशंस को बूस्ट कर सकें, जिससे कि आपकी लाइफ सॉल्यूशंस के लेवल पर और गाइडेंस के लेवल पर सेल्फ डिपेंडेंट और पहले से ज्यादा गाइडेड बने, सेल्फ गाइडेड बने, सॉल्यूशंस हो आपके पास। आप केवल अपने आप से क्वेश्चन रेस करें, अपने आप से पूछे, हे मेरे सबकॉन्शियस माइंड मुझे बता इस काम को कैसे करना चाहिए। 5-6 बार पूछा, 10 बार पूछा, 11 बार पूछा, ठीक है, और अपने सबकॉन्शियस माइंड का वेट करा आंसर करने का, वो तुम्हें क्या दिखाता है, कैसे कैसे गाइड करता है। लेकिन इस चीज को हमें बेहतर तरीके से समझना है। तो एक चैप्टर आएगा ब्रेन वेव, जिसमें हम ये समझेंगे कि कैसे, चाहे वो हीलर है, चाहे वो मेडिटेटर है, चाहे वो कोई कलाकार है, वो अपने इंट्यूशन माइंड को कैसे वो चैनलाइज करता है, एक्टिवेट करता है। फिर उसके बाद जो परिणाम निकल के आता है वो आता है, उसको कहते हैं ट्रांस चैनलिंग। ट्रांस चैनलिंग ये एक विषय है। ट्रांस चैनलिंग के अंदर हैबिट डालें, हेडिंग डालें, डीपर कनेक्शन बिटवीन गॉड एंड डिवोटी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी दुनिया में केवल एक ही संस्था सिखाती है, वो है फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन। रेकी के द्वारा ट्रांस चैनलिंग कैसे करी जाए, ये विषय केवल हमारे पास है या फिर तिब्बत में जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं जो हायर हिमालयास में बने हुए हैं, वहां पे जो उनके मॉन्क्स होते हैं वो अपने डिपार्टेड गुरुजनों से जुड़ने के लिए और उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए इस साइंस को प्रैक्टिस करते हैं, ट्रांस चैनलिंग। इसमें क्या होता है
आपको एक खास प्रकार का शक्तिपात दिया जाता है, और शक्तिपात के बाद आपकी बॉडी जो है आपके इष्ट देव के साथ चैनलाइज होना शुरू हो जाती है, जब आप चाहें तब। अब तक आप चाहे किसी की भी पूजा कर रहे हैं, आपने उसको मेमोरी के स्तर पर थोड़ा बहुत महसूस किया होगा। आप सबका कोई ना कोई फेवरेट सॉन्ग होगा, सबका कोई ना कोई फेवरेट सॉन्ग होगा। ऐसा तो कोई नहीं है जिसका कोई गाना कोई है जिसको गाना एक भी गाना नहीं पसंद? कोई है? हैंडल्स करके बताएं जिसको एक भी गाना नहीं पसंद। कोई ना कोई गाना तो होगा। अब वो गाना आपने एक या दो बार सुना होगा, लेकिन अब वो आपके मेमोरी में है। लेकिन जब भी आपके मेमोरी में होता है, आपको उससे आनंद मिलता है। तो वैसे ही अभी जो एक इंसान बिना चैनलाइज्ड हुए, यानी बिना अपनी शक्ति को एक क्रिया के द्वारा, एक खास प्रकार की क्रिया के द्वारा अपने इष्ट देव से जोड़े, जो अभी वो करने की कोशिश कर रहा है, वो केवल उतना ही वाइब्रेशन है जितना उसकी मेमोरी यानी यादाश्त पैदा कर रही है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? अभी भगवान उसके यादाश्त में है, अभी अध्यात्म उसके यादाश्त में है। अब पूरी दुनिया साधु संतों को इतनी लाखों और करोड़ों की मात्रा में सुन रही है, सबसे ज्यादा सुन रही है। दुनिया में दो ही लोग फेमस हैं। हाँ, एक तो बाबा लोग, गुरु लोग, ठीक है, मैं भी आ जाऊं, मैं भी हूं उनमें। और दूसरा एंटरटेनर्स, कोई किसी को लटके छटकों में देखना चाहता है, या तो सीधा जोग या फिर सीधा संभोग। हाँ, तो इतनी बड़ी मात्रा में ज्ञान बट रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में लोग किसी ना किसी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। कोई जीसस क्राइस्ट से जुड़ा हुआ है, कोई भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, कोई बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, कोई भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, आदि आदि में। लेकिन इतनी अराजकता क्यों? क्योंकि जो आध्यात्मिक मार्ग है वो मेमोरी में जा रहा है, लेकिन जीवन में उतर के नहीं आ रहा। तो समय आने पे जब उसको अप्लाई करना होता है, तब वो आता नहीं है, काम में नहीं आता। ये तो वही बात है, चाकू तुम्हारी यादाश्त में है, लेकिन जब काम करना होता है चाकू तुम्हारे पास है ही नहीं, और भूल ही गए कि चाकू मेरे पास है। कोई भुलक्कड़ आदमी होता है, वो क्या करता है, जेब में ही चश्मा पड़ा हुआ है या चाबी पड़ी हुई है, और वो पूरे घर में ढूंढने में लगा हुआ है। होता है ना ऐसा? वैसे ही तो अभी जो जिसका आप, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूं, वो अपने जाप से या अपनी भक्ति से, अगर भक्ति स्वार्थपूर्ण ही है, सच्चाई तो ये है, लेकिन इस बात को गलत नहीं लेना चाहिए। अगर हमें ये पता है ना कि हम जो जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसके पीछे एक पर्पस है, तो आप और बेहतर तरीके से कर पाओगे। ठीक है ना? क्या क्लैरिटी आ गई? आप जो भी जाप कर रहे हो, वो क्या भगवान को ताकतवर बनाने के लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो ना। आप कोई कथा कर रहे हो, सत्यनारायण की आपने कथा करी, ठीक है, क्या वो सत्यनारायण भगवान को मुक्ति और मोक्ष देने के लिए कर रहे हो? अपने आप के लिए कर रहे हो? तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए भाई। इसके ऊपर ये ढोंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि भक्ति तो निस्वार्थ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। आपको क्लियर होना चाहिए, तो आप उसको और बेहतर तरीके से कर पाओगे कि आई एम क्रिएटिंग एन एनर्जी, मैं एनर्जी क्रिएट कर रहा हूं। अगर मैं मंत्र जाप कर रहा हूं तो आई एम क्रिएटिंग एनर्जी, तो मैं और बेहतर तरीके से कैसे करूं कि मैं जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कर पाऊं। इफ आई एम मेडिटेटिंग, तो आई एम क्रिएटिंग एन एनर्जी टू मैनिफेस्ट। तो हाउ शुड आई डू इन अ मच बेटर वे टू मैनिफेस्ट इट? इफ आई एम डूइंग रेकी हीलिंग फॉर द मैनिफेस्टेशन, हाउ कुड आई डू टू मेक इट मच फास्टर, इफेक्टिव, so I can manifest earliest? है ना? बस, तो वैसे ही आपको एक खास प्रकार का शक्तिपात दिया जाएगा। उसके बाद रेकी के माध्यम से आप अपने इष्ट देव को जोड़ोगे अपने आप से। और जैसे रेकी को आप महसूस कर पाते हो ना, रेकी आह्वान करते ही यहां पे और यहां पे तरंगे बहना शुरू होती हैं, उसी प्रकार से उनकी हीलिंग पावर से आप उसी वक्त जुड़ जाओगे, और उनकी हीलिंग पावर से अपने आप को हील करोगे, और आप चाहो तो दूसरों की हील करोगे। और ये हीलिंग इतनी पावरफुल और इतनी डिवाइन होती है, इसके लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं होते, केवल हर व्यक्ति के अश्रुधार बता रहे होते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। और फिर आप जब चाहें
रोजमर्रा में जैसे आप रेकी का आह्वान करके हीलिंग करते हैं, आप कोई भी पूजा पाठ ध्यान जाप आदि करते हो, आप इस सिद्धांत को 1 मिनट के लिए भी फॉलो करोगे, इवन फॉर 1 मिनट इफ यू फॉलो इट, आप उनकी एनर्जी से कम या ज्यादा चैनलाइज हो जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा जब ज्यादा चैनलाइज होना है तो क्या करना है, कम चैनलाइज करना है तो क्या करना है। ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके शरीर में, आपके मन के स्तर पर और आपके चेतना के स्तर पर जो उसी वक्त जो आपको महसूस हो रहा होगा और जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा होगा ना, उसके लिए कोई शब्द नहीं। तो रेकी लेवल 2 में हमारे यहाँ पे 2 शक्तिपात है, 2 शक्तिपात। तो इस प्रकार से ये कार्यशाला 5 दिन की बनती है, और इतना सब जब आपको पता लग जाता है तो आप हर प्रकार के पाखंड से मुक्त हो जाते हो। इन सारी काली पट्टियां जो आपकी आंखों में पड़ी हुई हैं कि भूत प्रेत आपको मार सकते हैं, आपको बर्बाद कर सकते हैं, आप उसके डर से मुक्त हो जाओगे। आप पता है कैसे हो जाओगे? कोई कहेगा, आपको कह रहा है भाई साहब मुझे लगता है आपके घर में कोई भूत है, आपने कुछ कर दिया है। आप कहोगे मेरे घर में भूत है? अच्छा चल 2 रोटी रोज उसकी भी निकाल देंगे। आप कहोगे भाई साहब शांति से रहो, जब आपका जाने का मन करेगा तब जाओ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? धरती अकेली मेरी थोड़ी है। इस धरती में करोड़ों करोड़ों आत्माओं ने शरीर धारण किया और चली गई। कईयों ने शरीर नया पा लिया, कई मुक्त हो गई, कई अभी पेंडिंग बची है स्टॉक में। भाई वो कहाँ जाएंगी? आसपास ही रहेंगी, और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को परेशान करने में। मैं कहता हूं सच्ची, ये आपको हंसी लगेगी, लेकिन ये बेचारे भूत परेशान हो जाते हैं जितना इनको बदनाम किया जा रहा है आज की तारीख में। अगर इनको कचहरी का मौका मिल जाए ना, सारे तांत्रिक और ज्योतिषों के ऊपर केस कर दे। और कभी कभार बेचारे गलत घर में चले गए ना, जहां पे पति पत्नी दिन रात पतीला एक दूसरे के सर पे मार रहे हैं, तो भूत भी परेशान हो जाते हैं। अरे बहन जी रुक जाओ, अरे भाई साहब रुक जाओ, अरे भाई साहब मैं तो मरने के बाद ही मुझे चैन नहीं आ रहा है यार, मैं कहाँ के फंसे। तो भूत प्रेत तो कुछ आपका कर ही नहीं सकते। आपका जो सिस्टम है ना, आभा मंडल का इतना शक्तिशाली है, कोई आपको चमत्कार कोई करके दे इसके इंतजार में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सारे चमत्कार खुद ही पैदा करोगे। किस्मत, भाग्य, तकदीर, बीमारियां, टोने टोटके, ग्रहों का डर, धार्मिक डर आदि आदि सबसे मुक्त हो जाओगे, और आप एकदम इंडिपेंडेंट और पावरफुल लाइफ जीना शुरू कर दोगे। राइट। तो इस कार्यशाला के माध्यम से आपको डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा ये सारे के सारे शक्तिशाली उपचार जो मैंने अब तक आपको बताए हैं वो करने को मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण देता हूं डिस्टेंस हीलिंग के। डिस्टेंस हीलिंग में आपने सबसे पहले ये समझना है और इस बात को स्वीकार कर लेना है प्रैक्टिकल के द्वारा कि जो हीलिंग आप डायरेक्ट हीलिंग करते हो ना, वो डायरेक्ट हीलिंग कितनी भी पावरफुल है, लेकिन अगेन इट इज नथिंग इन द फ्रंट ऑफ डिस्टेंस हीलिंग। हम खुद अपने सेंटर में हमेशा सबको यही कहते हैं कि डिस्टेंस हीलिंग करो। अगर आपका रोगी पिछले कमरे में भी है, अगले कमरे में भी है, उसको भी डिस्टेंस हीलिंग ही भेजो। डिस्टेंस हीलिंग डायरेक्ट हीलिंग से कई गुना ज्यादा पावरफुल और क्विक काम करती है, क्योंकि उसमें आपका ऑटोमेटिक फोकस, आपका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, तीनों के तीनों इन्वॉल्व हो जाते हैं हीलिंग करने में। चाहे आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो कि ये भाई साहब तीनों के तीनों काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रकाश को देखकर मुझे भी प्यास लग गई। राइट। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत उदाहरण हैं कि डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा लोगों ने बड़े आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम लेकर आए, जिसको मैं बताऊंगा। अभी कुछ मुश्किल से 5-6 उदाहरण ही बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि अनगिनत उदाहरण है इसके। आए दिन हमारे पास खुद हम हीलिंग करते हैं ना, डिस्टेंस हीलिंग लोग अपनी भेजते हैं कि सर हमारा ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। तो हमारे यहाँ हीलिंग्स लगी रहती हैं, लोग करते रहते हैं हीलिंग, और हमारे हीलर्स और हमारे पढ़े हुए स्टूडेंट वो रोजमर्रा में इतने परिणाम ला रहे हैं, इतने परिणाम ला रहे हैं, अरे जिसकी कोई गिनती नहीं है। मैं तो उनको कहता हूं, अब मैंने एक रूल बनाया, उनको पिछली बार समझाया, अब वो पता नहीं फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, कि अगर आप जैसे हीलिंग कर रहे हो किसी साधारण या गंभीर रोग की, तो पहले की जो रिपोर्ट है उसके फोटो कॉपी भी अपने पास रखो पेशेंट की, और जब हीलिंग जब आपने की उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट आई है उसको भी अपने पास रखो।
ठीक है, आपको खुद पता लगेगा और आप दूसरों को बताओगे और उनकी आंखें खुली रह जाएंगी, है ना। यस। और डायबिटीज शुगर वगैरह में तो यूं क्विक आराम पड़ता है। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़े मुट्ठी भर उदाहरण भी नहीं दे रहा मैं आपको, मैं मुश्किल से 5-6 उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कि ये है एक राजीव भारद्वाज नाम के रेकी ग्रैंड मास्टर ने डिस्टेंस हीलिंग करके एक कपल जो कि 10 साल से कंसीव नहीं कर पा रहा था, मात्र 1 महीने उनकी हीलिंग की और वो कपल जो है कंसीव कर गया। उनके आईवीएफ भी फेल हो गए थे 2 बार, उनके यहाँ पे बेटी का जन्म हुआ। ये राजीव भारद्वाज गाजियाबाद के रहने वाले हैं, राइट। फिर इसी ने एक लड़की की हीलिंग की जो कि 33 साल की हो गई थी, लेकिन कोई उसका रिश्ता तय नहीं हो रहा था। इसके पिताजी ने हीलिंग दी इनको, मात्र इन्होंने 21 दिन हीलिंग करी, 21 दिन में ही रिश्ता पक्का हो गया। और ऐसे ना जाने कितने लोगों की अभी ये हीलिंग कर रहे हैं। अपने एक दोस्त की मदद करी जिसकी नौकरी यहाँ से जा चुकी थी, उसको वापस नौकरी पे भी लगवा दिया, उसी नौकरी में वापस लगवा दिया और उसी नौकरी में प्रमोट भी करवा दिया, और वो भी मात्र 3 दिन में, जस्ट इन 3 डेज। इनका नाम है समयोग सावरकर। इन्होंने अपना खुद का सालों पुराना पैरालिसिस यानी कि लकवा उसको क्योर किया, अपने स्वयं का क्योर किया। फिर इन्होंने मनोकामना पूर्ति के द्वारा सरकारी प्लॉट की मनोकामना लगाई और सरकारी प्लॉट इन्होंने प्राप्त किया रेकी के द्वारा हीलिंग करके। हाँ, अब ये भी आए दिन बहुत सारी हीलिंग्स करते रहते हैं और लोगों को ठीक भी करते रहते हैं। इनका नाम है अंकिता साहू। अंकिता साहू ने एक बच्चे का मेंटल डिसऑर्डर हील किया मात्र 3 दिन में। एक व्यक्ति की शराब छुड़ाई रेकी के द्वारा, और हेल्थ को लेकर ये भी नाना प्रकार की बहुत सारी हायर लेवल ऑफ हीलिंग करती रहती है। इनका नाम है अनूप अग्रवाल। ये वही महिलाएं जिनके हीलिंग लैंप वाली वीडियो दिखाई थी ना, जो हीलिंग लैंप जलता जलता उछल जाता है, उछल जाता था, वो यही है। ये अपने रेकी के द्वारा इन्होंने अपने घर को तंत्र बाधा से मुक्त किया, अपना डायबिटीज थायराइड इन्होंने क्योर किया, और अपने शरीर में थे अर्थराइटिस को भी समाप्त किया। इनका नाम है कल्पना वर्मा, जिन्होंने कैट परीक्षा दे की तैयारी कर रही एक लड़की जो कि 5 साल से डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन की दवाइयां ले रही थी, मात्र 3 हीलिंग्स में उसको डिप्रेशन से मुक्त किया। अपने ससुर जी को जब हार्ट अटैक आया तो उन्होंने इमरजेंसी हीलिंग देके उनको तुरंत आराम दिया और उनको श्वास आने लगी और वे नॉर्मल हो गए। इनका नाम है एक दंत आकाश है, जिन्होंने ये भी अब हेल्थ को लेकर तो बहुत सारी हीलिंग करते हैं ये। फिर उन्होंने अपने चाचा की सरकारी जॉब वापस लगवाई जिसमें ये निलंबित चल रहे थे, और 1 हफ्ते हीलिंग की, 1 हफ्ते में उनको नौकरी पे वापस रख लिया। और एक दंत आकाश है मनोकामना पूर्ति के लिए और स्वास्थ्य की हीलिंग के लिए आज भी कई प्रकार की हीलिंग करते रहते हैं। इनका नाम है जया वीरवल, जिन्होंने अब ये खुद भी एक सेंटर चला रही हैं, अपना स्वयं का सेंटर चला रही हैं, लोगों की हीलिंग्स कर रही हैं। तो जब ये रेकी से नई नई जुड़ी थी और रेकी लेवल 2 किया था, तो एक मजदूर उनके ऊपर पूरी दीवार गिर गई थी, नहीं कई मंजिलों से जमीन पर आकर नीचे गिरा, और मजदूर की लगभग मौत हो गई थी और श्वास चलना बंद हो गई थी। इन्होंने डिस्टेंस हीलिंग दी, और जैसे ही डिस्टेंस हीलिंग दी 2 से 3 मिनट के भीतर भीतर श्वास वापस आ गई, और डॉक्टरों के अनुसार वो समय से पहले ही रिकवर होकर स्वस्थ हो गया। इनका नाम है करिश्मा खटवा, जिन्होंने डिप्रेशन हील किया, विदेश में रहती हैं। हाँ, यह है सुदीपा चक्रवर्ती। थैलीसीमिया नामक रोग जिसका मेडिकल साइंस में उपचार नहीं है। थैलीसीमिया में क्या होता है, थैलीसीमिया में संपूर्ण शरीर का खून बदलना पड़ता है, कभी 10 दिन में, कभी 1 हफ्ते में, कभी 1 महीने में एक बार, शायद ऐसा ही है महीने में एक बार, लेकिन मैंने तो सुना है हफ्ते भर में बदलना पड़ता है। तो यही उपचार है मेडिकल साइंस के पास कि खून बदलवाते रहो जी, पूरे शरीर का खून बदलवाते रहो। जस्ट लाइक जैसे डायलिसिस में बार बार डायलिसिस के द्वारा किडनी को प्यूरिफाई किया जाता है ना, तो पूरे शरीर का खून बदला जाता है। तो 1 महीने के अंदर एक मरीज को स्वस्थ किया और अपने स्वयं के पालतू कुत्ते का ट्यूमर खत्म किया। अब तो ये खुद भी बहुत सारी हीलिंग्स करती हैं। तो दोबारा ये जैसे कल्पना वर्मा ने अपने बेटे के आंखों का ग्लूकोमा इन्होंने हील किया, और एक बच्चा जो कि मदर फीड नहीं ले रहा था पैदा होने के बाद कई दिनों तक, दिन में 3 बार हीलिंग की और उसी दिन वे मदर फीड लेना शुरू हो गया। इनका नाम है गणेश विजय नजरे। गणेश ने अपनी माँ के
चेहरे का जो लकवा था उसको हील किया, मौसे की रीढ़ की हड्डी को 3 दिन की हीलिंग्स में ठीक किया, गंजे दोस्त के सिर पे बाल उगा दिए, एक व्यक्ति की सेक्सुअल प्रॉब्लम को डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा ही हील किया, 2 सप्ताह से खोई हुई बिल्ली को रेकी डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा घर पे वापस बुलाया, अपने दोस्त की चेन स्मोकिंग छुड़ाई। कोई भी दोस्त अपने किसी दोस्त का अगर भला चाहता है ना तो उसका नशा छुड़वा देता है। हाँ, तो आप भी अपने दोस्तों का नशा छुड़वाने वाले बनो भाई। इनका नाम है सपना श्रीकांत संपत। एक संगठन में कुछ लोग आपस में व्यवहार खराब करके बैठे थे, डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा उनका व्यवहार आपस में ठीक किया। 4 दिन की हीलिंग में ही एक व्यक्ति का साइटी का जो प्रॉब्लम थी उसको हील किया। 1 हफ्ते की हीलिंग में पार्किंसन के रोगी को इन्होंने हील किया, करीबन 80% तक हील किया, अब तो ठीक भी कर दिया होगा मेरे ख्याल से। एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे में तुरंत उपचार दिया और आराम पड़ा। रेकी द्वारा आंखों को स्वस्थ किया, और जो अस्थमा यानी श्वास फूलने की जो प्रॉब्लम होती है उसको हील किया। 3 लोगों की शराब छुड़ाई। जसलीन कौर, जिसने खुद का अपना ब्रेन ट्यूमर 90% तक रेकी द्वारा स्वयं ही क्योर कर लिया। शरद गर्ग, जो कि स्वयं भी एक 70 साल के व्यक्ति हैं, अपनी माताजी जिनको 55 साल से एक बीमारी थी उसको उन्होंने बीमारी को ठीक किया, मेरे ख्याल से घुटनों के दर्द की बीमारी थी, और अपने खुद का भी घुटनों का दर्द इन्होंने ठीक किया, और डायबिटीज इनकी खराब हो रखी थी, अपनी डायबिटीज को बैलेंस किया इन्होंने। और 5 साल पहले इनका कोई एक्सीडेंट हुआ था, उसमें चोट थी और चोट में दर्द रहता था, उसको ठीक किया। इनका नाम है योजना भुजबल राव। इन्होंने रेकी लेवल 2 में डिस्टेंस हीलिंग करके अपनी पालतू बिल्ली की यूटीआई की प्रॉब्लम को एक रात में ही ठीक किया, और आए दिन ना जाने कितने उपचार करती रहती है। इस प्रकार से ना जाने कितने सारे स्टूडेंट हैं, जैसे आप जुड़े हो वैसे ही बहुत सारे जुड़े, सबके पास अपने अनुभव हैं, सारी चीजें हैं, कितनों का बताया जाए। और आप भी रेकी लेवल 2 करते ही पहले दिन से इस चीज को करोगे। तो इसी प्रकार से मानव नाना प्रकार की अंतहीन शक्तियों का खजाना है जो जन्मजात आपके भीतर है। जैसे ये हीलिंग पावर आपके पास है ना, वैसे ही और भी पावर्स आपके पास हैं, और वो स्वाभाविक रूप से आपके भीतर है। अब होता क्या है, जैसे ये हमारा लेफ्ट हैंड है, आप में से कितने लोग राइट हैंड ही हैं? अपने हैंड रेस करें। आप अगर बचपन से राइट हैंड ही हैं और आपने लेफ्ट हैंड से बहुत कम काम किया है, तो इसकी ग्रिप ये असक्रिय होना शुरू हो जाता है ना, इसकी परफॉर्मेंस कमजोर हो जाती है लेफ्ट हैंड की। एग्री करते हो इस बात को, है ना? तो क्या है, क्योंकि हमने इसको कम प्रयोग किया है, तो धीरे धीरे आप देखोगे, आपने अगर टूथ ब्रश भी इस हाथ से पकड़ लिया है तो आप ढंग से उससे ब्रश नहीं कर पाते हो, है ना? इसकी कोशिकाएं हाइबरनेशन पीरियड में जाने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये जितने भी अवचेतन मन की शक्तियां हैं, जितनी भी परामानसिक शक्तियां हैं, जितनी ध्यान और योग की शक्तियां हैं, ये सब हमारे मस्तिष्क की देन है। लेकिन मस्तिष्क को बचपन से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ठीक है? और अकबर एक महान राजा था, इसके बाद 12वीं पूरी हो गई, इकोनॉमी ऐसे डूबती है ऐसे पार उतरती है, आदि आदि चीजें जो कई, उसमें दिमाग को इसके रटने के अलावा तो कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। तो हमारी सारी परामानसिक शक्तियां सुप्त यानी हाइबरनेशन पीरियड में चली जाती है। ये सबके भीतर होती है, सबके भीतर। अच्छा एक बात बताओ, किस किसने सपने में किसी भगवान को देखा है जिसकी वो पूजा करते हैं? कभी भी हैंड रेस करें। कितने सारे लोग हैं, सब ने देखा है, लगभग लगभग सब ने देखा है ना? एग्री करते हो ना इस बात को? मी कोई अंधा है, बचपन से जन्म से अंधा है, कभी भगवान का चित्र नहीं देखा? हनुमान जी कैसे दिखते हैं, ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, भोलेनाथ, भगवती, ईसा मसीह आदि आदि, कोई छवि नहीं देखी आज तक किसी की। क्या उसको सपना कैसा होता ईश्वर का? क्या अंधों को सपने आते हैं? अंधों को सपने आते हैं, हाँ, अंधों को सपने आते हैं।
अब हमने अंधों के सपने और हम खुली आंखें वाले जो हैं उनके सपनों में हमने भेद पैदा करना है। उनको कैसे सपने आते होंगे और हमें कैसे सपने आते होंगे, हमारे सपने किस चीज से प्रेरित होते हैं, उनके सपने किस चीज से प्रेरित है, क्या उनकी इंट्यूशन काम करती है? 100% काम करती है। जब हमारी बाहरी जगत की कोई इंद्री कम काम कर रही होती है तो हमारी छठी इंद्री डोमिनेटिंग हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है अब हमें भी अपनी छठी इंद्री वो जागृत करने के लिए अपने हाथ पैर कटवाने पड़ेंगे या आंखें बंद करानी पड़ेंगी या बहरा होना पड़ेगा, नहीं। ये सारी क्षमताएं हमारे आज्ञा चक्र और हमारे राइट ब्रेन की देन होती है। और खास प्रकार की क्रिया से जब हम इन्वॉल्व होते हैं, हमारा राइट ब्रेन जो है सिंक्रोनाइज करना शुरू हो जाता है, स्टिमुलेट करना शुरू हो जाता है, और ये सारी क्षमता हमारी पैदा होनी शुरू हो जाती है। उसके अलग अलग मार्ग हैं, ठीक है। हाँ, सुनकर सपने आते हैं। अंधों जो होते हैं, जिनके पास, जो ब्लाइंड है, उनके पास जो मेमोरी है, जो जानकारी है। अब कोई, अच्छा कोई बहरा भी है और दृष्टिहीन भी है, उसको कैसा सपना आएगा? इन्होंने कहा सुनकर सपने आते हैं, तो थोड़ा और एडवांस कर देते हैं। किसी के पास श्रवण इंद्रियां भी नहीं है और आंखें भी नहीं है, उसको कैसा सपना आता होगा? सोचने वाली बात है। हम्म। इन्फ्यूजन। नाइस। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे भी और आगे हमने जाना है। वो कभी कोई जानकारी बटोर ही नहीं पाया, उसको कैसा सपना आता होगा? क्योंकि किसी ने कहा नहीं आता होगा। क्यों नहीं आता होगा? दिमाग तो काम कर रहा है उसका। काल्पनिक सपना। अच्छा, स्वाति ने लिखा है काल्पनिक सपना। तो आपका जो सपना है वो कल्पना नहीं है। एक बात बताता हूं, कल्पना जो होती है ना, कल्पना में और सपने में क्या अंतर है? इमेजिनेशन में और इंट्यूशन में क्या अंतर है? इमेजिनेशन आप गढ़ते हो, इंट्यूशन अपने आप होती है माता जी। इंट्यूशन वो चीज है जो अपने आप होती है, इमेजिनेशन वो है जो आप गढ़ते हो। राइट, हाँ। तो वैसे ही ये जो हमारे पास हीलिंग पावर है, यही हमारे पास सबसे महान ऊर्जा नहीं है। इसके अलावा बहुत सारा खजाना हमारे भीतर है, जिसमें आप फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस के माध्यम से आप बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करते हो। और वैसे भी जब आप रेकी से जुड़ते हो तो बहुत सारी जो चीजें अब मैं बताने जा रहा हूँ वो सक्रिय होनी शुरू हो जाती है। जैसे सबसे पहला खजाना आपको बताया गया वो है एनर्जी हीलिंग। आप ही के भीतर है, आप ही की धरोहर है, आप ही को नहीं पता थी। अब इसके द्वारा आप तन मन धन इन सभी इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हो। आदि आदि चीजें, मैं इसके ऊपर ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि रेकी विज्ञान ही एनर्जी हीलिंग का है। फिर इसके बाद आपकी सुपर पावर आती है, वो है थर्ड आई, आपका आज्ञा चक्र। जैसे आपके पास ये, जैसे आप तस्वीर में देखते हो महात्मा बुद्ध के तस्वीर में बनी होती है, यहाँ पे एक बिंदी बनी होती है, भगवान शिव की यहाँ पे एक आज्ञा चक्र दिखाया जाता है। वैसी ही वो आज्ञा चक्र सभी मानवों के पास होती है, जो कि उसका ब्रह्म द्वार का काम करती है। किसका? ब्रह्म द्वार का काम करती है। वो आपका इंट्यूटिव माइंड का काम करती है। आपकी भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक जुड़ाव का काम करती है। जो आपकी चेतना कभी भौतिक जगत में होती है, कभी आध्यात्मिक जगत में होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है आप पूरी तरीके से उसी जगत में चले गए, इस जगत में वापस नहीं आए। तो वो बीच में जो जोड़ है, वो जो लिंक है, उस लिंक का काम करती है ये, जिससे कि आपकी जो साइकिक पावर्स वगैरह हैं वो एक्टिवेट होती है। फिर आपके पास एक और सुपर पावर है जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन। और ये अपने आप में रेकी जैसा ही एक विशाल काय विषय है जिसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि आप आज जो भी कुछ हो प्रोडक्टिविटी के लेवल पर, वो अपने सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन के कारण ही हो। फिर अगली जो ऊर्जा है आपके पास वो है कुंडलिनी शक्ति, जो कि आपके मूलाधार चक्र में होती है। आपकी मूलाधार चक्र में स्थित होकर आपको भौतिक जगत में परिणाम पैदा करने के लिए ऊर्जा दे रही है, यानी कि सेक्सुअलिटी के लिए और फिजिकल परफॉर्मेंस के लिए ऊर्जा दे रही है। यही ऊर्जा योग के द्वारा जागृत करके सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठाई जाती है और सहस्त्रार पे पहुंचाई जाती है। और जैसे जैसे ये जागृत होने लगती है,
मनुष्य नर से नारायण होने की यात्रा को करना शुरू करता है और अनंत की ओर पहुंचना शुरू करता है। इस विषय के ऊपर भी कभी इतना ही बोलेंगे, क्योंकि यह भी अपने आप में एक जीवन पर्यंत यात्रा है और योगी व्यक्ति इस साधना को आजीवन करता है। अगली जो सुपर पावर है वो है हमारे आभा मंडल की, ऑरा की। हालांकि रेकी में आभा मंडल के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी हमारे यहाँ पे दी जाती है, और आप आभा मंडल में आभा मंडल के जो विषय हैं, जितने भी साइकिक पावर्स या ऑकल्ट्स के जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी मिस्टिकल साइंसेस होती हैं, उसमें आभा मंडल के अलग अलग आयामों को पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर टॉपिक होता है। अगली आपकी जो पावर है वो है एस्ट्रल बॉडी, आपका प्रकाश से बना हुआ शरीर, प्रकाश का बना हुआ शरीर। ये शरीर ध्यान के द्वारा, विशेष प्रकार के ध्यान जिसे कहते हैं योग निद्रा या फिर एस्ट्रल जर्नी वगैरह, इसमें जो हम करते हैं जिसे एस्ट्रल जर्नी बोलते हैं, प्रकाया प्रवेश जिसको हो जाता है, कोई शक्ति होती है, कोई कोई गुरु कभी किसी के ऊपर आ गया या फिर प्रवेश हो गया, या फिर कोई व्यक्ति ने ध्यान लगाया और अपने शरीर से बाहर निकल गया और अपने शरीर को देख रहा है, दुनिया को देख रहा है। और तीसरा, अगर ध्यान में कोई खास प्रकार का ध्यान करके उसको पूर्व जन्म में ले जाया गया या वर्तमान जन्म में ले जाया गया, या किसी और का पूर्व जन्म भी देख सकते हैं, और किसी और जगत में हो रही घटना, किसी और स्थान में हो रही घटना भी उसके साक्षी हम बन जाते हैं। वो पॉसिबल होता है हमारे एस्ट्रल बॉडी के द्वारा। इस एस्ट्रल बॉडी के लिए स्पेस टाइम डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये लाइट से बना हुआ है, और लाइट जो है वो सबसे तेज गति से यात्रा करती है। फिर इसके बाद अगली जो आपकी पावर है जो आपके पास है वो है ट्रांस चैनलिंग, यानी मीडियमशिप। मीडियमशिप मीडियमशिप तो बहुत जल्दी एक प्रोग्राम जो कि हम ऑफलाइन करवाया करते थे कोरोना काल से पहले, मीडियमशिप का, वो 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद आपके पास ऑनलाइन करने की व्यवस्था करवाई जाएगी, जिसमें मीडियमशिप के माध्यम से आप साइकिक एबिलिटीज को, क्लियर वोयंस को, क्लियर सेंटेंस को, क्लियर ऑडियंस को और डिवाइन स्पिरिट्स के मीडियमशिप को आप चैनलाइज करना सीख जाओगे। इसके बारे में अभी तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी डेट भी डिसाइड नहीं है, इसकी अभी किताबें भी अभी रेडी नहीं हुई है, टाइम लगेगा, उसके ऊपर तैयारी चल रही है। क्योंकि जो चीज़ पहले ऑफलाइन कराई जाती थी अब ऑनलाइन करा रहे हैं, और इसके लिए भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रखेंगे। जैसे करुणा रेकी के लिए रखी हुई है ना, मिनिमम रेकी लेवल 2 किया होना चाहिए, वैसे इसके लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखेंगे। जिसने कम से कम रेकी लेवल 2 की होगी तो वो हम सोच रहे हैं वही उसमें आए। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी सुपर पावर होती है, उसे कहते हैं एंटिटी क्रिएशन। एंटिटी क्रिएशन का मतलब क्या है कि इंसान अपनी इच्छा शक्ति को ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जोड़कर, हमारी इच्छा शक्ति क्या है, वो भी एक प्राणिक एनर्जी है, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है, रेकी शक्ति या यूनिवर्सल वाइब्रेशन, उसके साथ जोड़कर एक खास प्रकार की शक्ति का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करवाता है। उसमें स्पेशली हम ऐसी किसी शक्ति का निर्माण करते हैं जिससे हम चाहें कि भाई ये मेरे घर की प्रोटेक्शन करे, मेरी प्रोटेक्शन करे, मेरा गाइडेंस करे, या असिस्टेंट एनर्जी बने। इसको हिंदी में कहते हैं अस्तित्व प्रतिष्ठा, और कर्म कांड में बोलते हैं इसको प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है, यस, इसको ऑफलाइन ही करवाया जाता है, इस विज्ञान को ऑफलाइन ही कराया जाता है। हालांकि हमारे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है इसको ऑनलाइन कराएं, लेकिन ये ऑनलाइन तो इस वाले को हम कभी नहीं कराएंगे। कोई भी व्यक्ति ऑफलाइन आता है उसी को सिखाया जाएगा। अगली आपकी जो क्षमता होती है, ये सारी आपके पास है, ठीक है। अगली जो आपकी क्षमता है उसको कहते हैं क्लियरवोयंस, यानी कि दिव्य दृष्टि, जिसके द्वारा आप भूत भविष्य वर्तमान स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, किसी की भी कहानी को जान लेते हैं। अगला है क्लियर ऑडियंस, सुनने के द्वारा आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता है और आप कुछ भी जान सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ भी आपको पता लग सकता है, आवाज के द्वारा सुनाई दे सकता है। अगली क्षमता है प्रिकॉग्निशन, यानी होने वाली घटना का पूर्वाभास।
जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, इंट्यूटिव लेवल पर आपने किसी को याद किया और आपका उसका फोन आपके पास आ गया, राइट। दिस इज अ काइंड ऑफ प्रिकॉग्निशन। किसी को पता लग गया कि इस बार तो ये घटना घटेगी ही घटेगी, 100% एक क्लियर दिखाई दे गया, राइट। जो व्यक्ति थोड़ा भी ध्यान करता है या सच्चे दिल से भी पूजा करता है, उसकी प्रिकॉग्निशन तो एक्टिव होती ही होती है, रिकॉग्निशन एक्टिव होगी ही होगी। जो थोड़ी भी सच्चे दिल से पूजा कर रहा है या सच्चे दिल से ध्यान कर रहा है या सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहा है, सच्चे दिल से मंत्र जाप या नाम जाप कर रहा है, रिकॉग्निशन तो एक्टिव होगी ही होगी। ठीक है। अगली आपकी क्षमता है टेलीपैथी, यानी अपने मन और दूसरे के मन को जोड़ देना, अपने विचार दूसरे तक पहुंचा देना, दूसरे के विचार अपने तक पहुंचा देना। अगली आपकी क्षमता है टेलीकाइनेसिस, यानी अपनी प्राण ऊर्जा या अपनी इच्छा शक्ति से किसी भी जैविक या निर्जैविक शक्ति को अपने व्यवहार में जोड़ देना। व्यवहार में जोड़ देना यानी उसके ऊपर फिजिकल लेवल पर वाइब्रेशन हमने भेजी, फिजिकल लेवल पर वाइब्रेशन हमने भेजी, उसकी ऑरा से जुड़ गए और उसकी फिजिकल नेचर को हमने व्यवहारिकता के स्तर पर जोड़ लिया। या जैसे कि थोड़ा उसको हिला दिया, गिरा दिया, जोड़ दिया, तोड़ दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं टेलीकाइनेसिस। अगली इसकी आपकी क्षमता है साइकिक सर्जरी, जो कि रेकी में आपको सिखाई जाती है 3rd लेवल में। तो इसके आगे रेकी 3rd लेवल आता है, रेकी ग्रैंड मास्टर आता है 3rd लेवल, और ग्रैंड मास्टर के बारे में आप संस्था के कार्यकर्ताओं से पूछ सकते हो, क्योंकि उसकी भी जानकारी बहुत लंबी है। अब यहाँ पे बारी आती है ये बताने की, ये जो आने वाला मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये जो 5 दिन हैं, ये जो बार है, डेट क्या है बेटा? ये 24, 25, 26, 27, 28, 24 से लेके 28 तारीख, 24, 25, 26, 27, 28 रेकी लेवल 2 की कार्यशाला है। शाम को 7:30 बजे से लेके रात के 10 बजे तक या 10:15 तक ये कार्यशाला चलेगी। और इसके बाद जो रेकी लेवल 2 होगी उसमें काफी ज्यादा अब हम डिस्टेंस रखेंगे, और रेकी लेवल 1 करने के तुरंत बाद रेकी लेवल 2 कर लेनी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। हाँ, रेकी लेवल 2 के बाद मैं कहता हूँ थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से आप हीलिंग वगैरह करो आप लोगों की। ठीक है। इस कारण हम जो ग्रैंड मास्टरशिप की जो पढ़ाई है वो साल में एक बार ही करवाते हैं। 2024 में एक ही बार करवाई है, और 2025 में अब की शायद हम 2 बार करवाएंगे। लेकिन ये समझो 6 महीने में एक बार ग्रैंड मास्टरशिप की पढ़ाई कराई जाएगी, जिससे हम एक बार इसलिए रखते हैं जिससे हर विद्यार्थी को अभ्यास करने का एक समय मिले। जो एग्जामिनेशन होता है वो केवल ग्रैंड मास्टर के लेवल पे होता है, रेकी लेवल 1, 2 और 3 में एग्जामिनेशन नहीं होता है। पढ़ाई करने के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद आपको सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है, राइट। और इसमें हम 35 से अधिक विद्यार्थियों को एनरोल नहीं कराते रेकी लेवल 2 में। फिर अब आप जो हैं आज से या कल सवेरे से संस्था के कार्यकर्ताओं से बात करके जो भी आपके सवाल रहते हैं उन सवालों के आप जवाब ले सकते हैं। कोई आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहिए रेकी लेवल 2 से रिलेटेड, आप उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, और जो भाग लेना चाहता है वो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको रेकी लेवल 2 की जानकारी दी। ये वाली जो आपके पास नंबर होंगे रोहित प्रजापति सर के, करम धारीवाल के और पंकज रस्तोगी के, मनप्रीत कौर और वंदना आदि के नंबर होंगे आपके पास। इन नंबरों पे आप बात कर सकते हैं और पंजीकरण करवा सकते हैं। ठीक है जी। रेकी लेवल 1 के सर्टिफिकेट्स आप सबके पास आ चुके हैं। जिन जिन ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसने नाम भरा, उसको सर्टिफिकेट रेकी लेवल 1 का दे दिया गया है, ईमेल पर ईमेल कर दिया गया है। ठीक है, ऑल राइट। अब इजाजत है, काफी
मेरे ख्याल से अच्छी चीजें सीखने को मिली होंगी। कैसी हैं शैला नायक जी आप? सब बढ़िया? घर परिवार में सब कुशल मंगल? सब अच्छा चल रहा है? हाँ जी। देखो, दो चार लोगों ने लिखा है नीचे नहीं मिला। बाकी सब ने क्यों नहीं लिखा नहीं मिला? क्योंकि बाकी को मिल गया है। जिसने नाम नहीं भरा होगा समय पर उसको नहीं मिला। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कल तक भर दें। दूसरे दिन से मैं आपको कह रहा था, क्योंकि लोग एक एक महीने बाद मांग रहे होते हैं। हर वक्त स्टाफ अवेलेबल नहीं हो सकता है। समय पर हर चीज को पूरा करो। हम्म? चलिए। तो मेरे ख्याल से ये किसी ने क्या लिखा है? अभी आपका टाइम नहीं हुआ, क्या चीज है? हम्म। हम्म। ऑलराइट। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक। अभी कुछ और बताएं? अच्छा, ये जो महीने में एक बार एक लेक्चर होता है मंत्र रहस्य का, वो लेक्चर जरूर अटेंड किया करो। और एक बात बताऊं आपको, जो व्यक्ति मंत्रों के क्षेत्र में काम करना चाहता है ना, और उसने कहीं से किताब पढ़ी या लोगों को देख लिया मंत्र देते हुए, वो खुद तो गलत कर ही रहा है, दूसरों के साथ भी गलत करेगा। अगर आप किसी भी चीज का ज्ञान देना चाहते हैं तो जो उसकी जड़ है ना, उस जड़ से जुड़ो। आप गुरबाणी सुनाना चाहते हो, ज्ञान देना चाहते हो, गुरबाणी से जुड़ो, उसको पढ़ो पहले। भगवत गीता से जुड़ना चाहते हो, उसको पढ़ो। वैसे ही एनर्जी साइंस का सारा ज्ञान, जो मूल ज्ञान है, वो अथर्व वेद में दिया हुआ है। इसमें अथर्व वेद में मंत्रों की स्तुति आदि रचना यजुर्वेद में और ऋग्वेद में दिया गया है। तो सब कुछ वेदों में दिया गया है। लेकिन जिनको जल्दी लगी है गुरुजी बनने की, वो ऐसी जगह पे बैठकर अपने मुंह पे टेप लगाकर बैठ जाता है जहां पे कोई जानने वाला बैठा हुआ है। क्योंकि उस व्यक्ति को पता लग जाता है, वो बोलेगा तो घोड़ों के बीच में ढैंचू ढैंचू आवाज सुनाई देगी उसकी। समझ गए ना बात? तो किताबों से दोस्ती करो, किताबों को अपना दोस्त बनाओ, किताबों को पढ़ने की आदत डालो। किताब असली गुरु है। आज ही एक बड़ी अच्छी स्टूडेंट, वो मुझे कह रही थी, गुरुजी अब आप मिल गए, अब मैं आप ही के साथ जुड़ी रहूंगी, पहले किसी पाखंडी के साथ जुड़ गई थी। मैंने कहा उस पाखंडी ने पहचान कराई कि सही गुरु कैसे चुने, तो वो भी एक तरह का गुरु हुआ। फिर मैंने वही दत्तात्रेय की स्टोरी सुनाई उनको, कि दत्तात्रेय ने हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा। पेड़ से सीखा कि मुनि के समान लगातार दिया कैसे जाता है। पृथ्वी से संतोष सीखा। मकड़ी से लगातार प्रयास करना सीखा। मकड़ी पूरी रात जाला बनाती रही, नहीं बन रहा था, लेकिन जब तक जाला नहीं बना तब तक जाला बनाती रही। अच्छा, मछली से क्या सीखा? मछली पता है अपने बच्चों को संभालती है, कैसे संभालती है? जब उसमें हजारों बच्चे पैदा करती है ना मछली, तो वो अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखती है? ध्यान की तरंगों से उसके बच्चे उसके काबू में रहते हैं। टेलीकाइनेसिस से उसके काबू में रहते हैं। हाँ, राइट। फिर दत्तात्रेय ने गुरु बनाया बनाया धनुष बाण बनाने वाले को। कैसे? पुरानी जमाने की बातें हैं ना ये। क्यों बनाया? क्या धनुष बाण चलाना था दत्तात्रेय जी को? नहीं। एक व्यक्ति तीर बनाता था। उस वक्त में तीर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी ना भाई। तो जब वो तीर बना रहा था तो उसके मोहल्ले से राजा का पूरा जलसा निकला, घोड़े हाथी वगैरह। उसको पता ही नहीं लगा कि राजा आकर कब में चला गया। वो अपने तीर को सीधा करने में लगा हुआ था, क्योंकि ध्यान से करना होता है ना, बहुत ध्यान से सीधा करने में लगा हुआ था। तो राजा का एक कोई था स्टाफ, उसको बुरा लगा कि भैया सारे नगरवासी उठ गए, ये तो सलाम मारने के लिए उठा ही नहीं वहां से, अपनी जगह से धन्यवाद करने के लिए, राजा आप महान हो, राजा जिंदाबाद आदि आदि आदि, चमचागिरी करने के लिए उठा ही नहीं है। तो उसने कहा, अभी यहां से कोई राजा निकला था ना? टॉन्ट मारा। कहता मुझे नहीं पता, मेरा मुझे पता ही नहीं लगा कौन आया कौन गया।
कोई आया था, राजा आए थे यहाँ पे? अरे मुझे पता ही नहीं लगा, मुझे अपने तीर दिखाने थे उनको। कहता तुम तीर बनाते हो ना? हाँ देखो, मैं उसको सीधा करने में इतना व्यस्त था कि मुझे पता ही नहीं लगा। तो उसने कहा अपना जो इन्वॉल्वमेंट होता है अपनी क्रिया के साथ, वही आपका ध्यान है। आप जो खाना बना रहे हो, आप उसमें कैसे लय हो गए, आप जो हीलिंग कर रहे हो उसमें कैसे लय हो गए, फिर आपको अलग से आंखें बंद करके करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, कोई माला नहीं, हाथों में कोई ताला नहीं, गले में कोई माला नहीं, हाथों में कोई ताला नहीं। ठीक है? यस। तो दत्तात्रेय की जो भगवत गीता है, वो जो गीता है ना, वो जरूर पढ़ना। उस गीता का नाम है अवधूत गीता। छोटी है लेकिन ज्ञान में बहुत मोटी है। मेरे ख्याल से 100-150 रुपए की किताब आती है। इसको मंगाओ, पढ़ो। फिर अवधूत गीता के बाद पढ़ना उद्धव गीता। फिर उसके बाद पढ़ना अष्टावक्र गीता। ठीक है? तो ये 3 गीताएं पढ़ो। देखो कितना आपको सागर मिलेगा, कितनी शक्ति मिलेगी। फिर पता है क्या होगा? जब आप अपने स्टूडेंट्स के पढ़ाओगे ना, तो दिमाग के पास ज्ञान का इतना संग्रह होगा कि आप स्टेन गन की तरह धड़ 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 धारा प्रवाह बोलोगे। और जब ज्ञान ही नहीं होगा तो वही नपिट तुली बात बोलोगे ना, जो पूरे बाजार में बोली जा रही है, सब लोग वही बोलेंगे, है ना? हील योर 7 चक्रास। ठीक है? स्टे अवे विद द नेगेटिव पीपल। कौन सा नेगेटिव पीपल है? पूरी दुनिया में कमी निकालोगे तो सारे नेगेटिव दिखाई देंगे, तो मुझसे बड़ा नेगेटिव तो कोई नहीं है। संत कबीर ने ये कहा ना, जो अपने भीतर झांका तो मुझसे ज्यादा नेगेटिव तो कोई नहीं निकला। अगर पूरी दुनिया में कमी नजर आ रही है तो। हम्म। हाँ। तो आनंद लो, अच्छे कर्म करो। ठीक है? अपने रिश्तों की वैल्यू करो, अपने रिश्तों को बचाओ। इस जीवन बहुत छोटा है, यूं निकल गया है। रंजीत जी, कब में दाढ़ी सफेद होगी पता ही नहीं लगा। अपनी दाढ़ी का सफेद बाल सबसे पहले कब देखा होगा? जब शीशे पे देखा होगा, तो बोल, तो अपने आप से कहा होगा अरे यार जवानी टाटा कर रही है ना? हाँ, यूं निकल गया समय। अब पूरी दाढ़ी रंजीत जी की सफेद हो गई, लेकिन अभी भी पूरा नहीं निकला। अच्छा, अब फीमेल जब बाल सफेद होते हैं, गोदरेज की डाई हमेशा रहती है पास में। स्वीकार नहीं करना है कि अगर मेरी, हो सकता है ये सफेद बाल मुझे बदसूरत दिखा रहे हैं। हाँ ये पहली ये भावना है कि मैं अपने आप को सुंदर नहीं मानती। ये जो मेरा रूप बन रहा है, अब जो मेरा स्वरूप बन रहा है वो सुंदर नहीं है। अरे देखो बड़े बुजुर्ग कितने सुंदर लगते हैं। सच में, बड़े बुजुर्ग बड़े सुंदर लगते हैं। हाँ। क्या चल रहा है, नकली आई लैशेस, बेकार की बात है। लगती हैं बड़े, पता नहीं कितनी सुंदर लग रही है, भूत लग रही होती है। नकली आई लैशेस लगा के आ गए, क्या हद है यार इस दुनिया की, नकली आई लैशेस लगा लिए। चलो, आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय गुरुदेव, जय जनेन्द्र, सत श्री अकाल, धन्यवाद, शिवरात्रि, भारत माता की जय। आपका परिवार कुशल मंगल रहे। इसी प्रकार हम हंसते गाते रहो। हम मिलते हैं रेकी लेवल 2 में। ठीक है? जल्दी से कल और परसों के भीतर अपना पंजीकरण करा के सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो। ठीक है? चलिए, धन्यवाद जी, शुभ रात्रि।